हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टैट्स वन का एक कंप्लीट वन शॉट। नॉट जस्ट वन शॉट, हम लोग इसमें पीवाईक्यूज जो लास्ट 2 ईयर के पीवाईक्यूज है उनको भी मैंने इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपकी क्विज 2 के लिए स्टैट्स की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीक 5 से लेके वीक 8 तक सारे वीक मैंने डिस्कस किए हैं एंड उसी के साथ साथ लास्ट 2 पीवाईक्यू पेपर्स को भी आप सॉल्व कर रहे होगे। तो सोचो ये कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लेक्चर होगा आपके लिए। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आप लोग वीडियो की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टैट्स वन के वीक 5 to 8 क्विज टू वन शॉट से। अगर आपको इस वाले डॉक्यूमेंट की लिंक चाहिए, अगर आपको ये वाले डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है और उससे आपको रिवाइज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हो। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड आप लिंक को एक्सेस कर पाओगे और आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में सारे के सारे जितना भी अपना पूरा कंक्लूजन है हर एक वीक को मैंने यहाँ पे अच्छे से इस नोट्स में रखा हुआ है। साथ में मैंने लास्ट के 2 पीवाईक्यूज़ को भी, ठीक है, लास्ट 2 पीवाईक्यूज़ को भी इस वाले अपने उसमें सॉल्व किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हम लोग। तो सबसे पहले अपने पास स्टार्ट होता है वीक 5। मैं थोड़ा सा फास्ट होने वाला हूँ क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है। हमें बेसिकली बस टॉपिक्स को जल्दी जल्दी देखना है, क्वेश्चंस को लगाना है एंड अपना जो है टॉपिक रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये अब आप लोगों को पता ही होगा कि इफ़ वी आर, ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें आता है एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होता है? मान लो आपके पास किसी एक एक्शन ए को करने के लिए कुछ एन नंबर ऑफ वेज हो, एन वन नंबर ऑफ वेज, और किसी एक एक्शन बी को करने के लिए एन टू नंबर ऑफ वेज हो। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए कि आपको यहाँ पे बताना है कि ए और बी के होने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, वन एक्शन और अनदर एक्शन, ए होने के या फिर बी होने के कितने हैं, तो वहाँ पे वो होता है एन वन प्लस एन टू। यानी कि जितने वेज में ए अपना ए एक्शन हो सकता है प्लस जितने वेज में अपना एक्शन बी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और अगर अब यहाँ पे पहले हम लोग एग्जांपल देख लें कि इफ़ यू हैव अ गिफ्ट कार्ड फॉर एग्जैक्टली वन आइटम, अ शर्ट और अ पैंट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास चॉइसेस हैं कि आप 4 शर्ट को चूज़ कर सकते हो या फिर 3 पैंट को, बट दोनों को नहीं ले सकते। ठीक है, दोनों को नहीं लेना है, और में कंडीशन ये होती है कि दोनों को नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा? शर्ट और पैंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? या तो आप 4 ले रहे होगे शर्ट, या फिर 4 में से आप कोई एक शर्ट है तो 4 नंबर ऑफ वेज शर्ट के आ गए, प्लस 3 नंबर ऑफ वेज आके आपके पैंट के। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 4 + 3 7। ठीक है, सो इस तरीके से होता है एडिशन रूल। एडिशन रूल में हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या देखते हैं? और कंडीशन, कि और ये वाला एक्शन हो रहा हो या फिर ये वाला एक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल ही होता है ये। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे हम लोग ने ऊपर देखा कि शर्ट या फिर पैंट, यहाँ पे क्या होगा? शर्ट एंड पैंट, यानी कि दोनों साथ में अकर करने चाहिए। तो जब भी कोई भी दो चीज़ साथ में या फिर कॉन्टिन्यूसली अकर कर रही होगी तब हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। यानी कि एन वन नंबर ऑफ वेज इंटू एन टू नंबर ऑफ वेज एंड सो ऑन। तो जितने भी आएंगे वो सब मेरे पास मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन था कि बाइंग वन शर्ट एंड वन पैंट, तो शर्ट के ऑप्शन थे 4, पैंट के ऑप्शन थे 3, एंड वन पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पे मैं 3 काम लगातार कर रहा हूँ, मुझे तीनों करना है। मुझे पहले शर्ट को भी चूज़ करना है, फिर मुझे पैंट को भी चूज़ करना है, फिर मुझे शूज़ को भी चूज़ करना है। तो यहाँ पे लगातार चीज़ें हो रही हैं, तो इसको कैसे करेंगे? 4 ऑप्शंस इंटू 3 ऑप्शंस इंटू 2 ऑप्शंस, कितना आ गया? 24 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो सिंपल सा आप इतना ध्यान रखो कि और मीन्स एडिशन एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी काम ऐसे आपके पास आ रहा है कि चॉइस हो रही है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, तो वहाँ पे आप एडिशन लगाओगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा बन रहा है कि आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये भी करना है, इसके बाद आपको ये भी करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब अपने पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फाइव्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000? 1 और 1000 के बीच में कितने फाइव्स हैं? अब देखो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। तो देखो 1 और 1000 के बीच में अपने पास 3 डिजिट नंबर कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 डिजिट नंबर। क्या कहते हैं? या तो वो 000 होगा या फिर वो 999 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लॉजिक ही ये था कि जो 5 है वो इस प्लेस पे 100 बार आ सकता है, इस प्लेस पे 100 बार आ सकता है, या फिर वो इस प्लेस पे 100 बार आ सकता है। कैसे कह रहा हूँ मैं ये? मान लेते हैं अपने पास कोई 2 डिजिट का नंबर हो। 2 डिजिट के नंबर में जो 5 है वो इस प्लेस पे या तो 10 बार आएगा या फिर इस प्लेस पे 10 बार आएगा। कैसे? जब मान लो अपने पास यहाँ पे 10 बार जब इधर 5 है तो यहाँ पे क्या होता है? 51, 52, 53। तो ऐसे करते करते 10 बार 5 इधर आ गया, और फिर इधर जो अपना कहते हैं 505, फिर क्या कहते हैं 15,
2 5 ऐसे करते करते इस वाली यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 5 10 बार आ गया। सिमिलरली जब मेरे पास 3 डिजिट होते हैं उसमें भी ऐसा ही केस होगा कि यूनिट डिजिट पे आपके पास 100 बार 5 आ गया, आपके पास क्या कहते हैं टेंस डिजिट पे 100 बार 5 आ गया, या फिर आपके पास हंड्रेड्स प्लेस पे क्या आ गया 100 बार 5 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 100 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल कितने हो गए 300 वेज। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल्स आप लोग को पता ही होगा कि n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल जब तक हम लोग 1 तक पहुंच जाएं, तब तक उसकी वैल्यू में एक एक माइनस करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से। तो तो यहाँ पे तो क्लासिक मल्टीप्लिकेशन रूल एप्लीकेशन बिल्ड अ 6 कैरेक्टर कोड। मुझे 6 कैरेक्टर कोड बनाना है, मुझे एक कोड बनाना है जिसमें कितने हो 6 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, जिसमें कितने हो 6 कैरेक्टर हो, उसमें से 2 लेटर्स को यूज़ कर सकता हूँ फॉलोड बाय 4 डिजिट्स। यानी कि मुझे पहले 2 जगह पे क्या करना है, लेटर्स को यूज़ करना है, लास्ट के 4 डिजिट पे मुझे क्या करना है, डिजिट्स को यूज़ करना है। तो मेरे पास लेटर्स के कितने ऑप्शन होते हैं 26 ऑप्शंस। ठीक है, 26 ऑप्शन। अब अगर मेरे पास पहला ऐसा केस आए कि रिपीटिशन अलाउड है, वहाँ पे क्या होगा, मैं इस जगह पे मेरे पास कितने ऑप्शन हैं 26 ऑप्शन। इसके बाद मुझे सेकंड पे भी चूज़ करना है, सेकंड पे मैं सेम लेटर को चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो 26 ऑप्शन। अब यहाँ पे मुझे डिजिट्स को करना है, डिजिट्स कितने हैं 0 से 9 तक, यानी कि 10 डिजिट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने ऑप्शन आएंगे 10 ऑप्शन, फिर 10 ऑप्शन, फिर 10 ऑप्शन, फिर 10 ऑप्शन। क्यों आ रहे हैं ये 10 ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता उसमें कैसा केस हो जाता कि यहाँ पे आप 26 अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया उसको आप इस जगह पे नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज बचे, 25 नंबर ऑफ वेज, 25 नंबर ऑफ वेज। सिमिलरली डिजिट में भी यही होगा, सबसे पहले आपके पास 10 ऑप्शन होंगे, फिर उसके बाद 9 ऑप्शन होंगे, फिर 8 ऑप्शन होंगे एंड फिर 7 ऑप्शन होंगे। सो इस तरीके से रिपीटिशन एंड जो अपना नॉन रिपीटिशन होता है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने फैक्टोरियल की नोटेशंस देखी, तो ये तो आप लोग को क्लियर ही होगा। अब देखो फैक्टोरियल काम कहाँ पे आते हैं, एट एथलीट फिनिश इन अ रेस विद नो टाइज। ठीक है, 8 एथलीट फिनिश कर रहे हैं, हाउ मैनी पॉसिबल फिनिशिंग ऑर्डर, कितने फिनिशिंग ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखो हम लोग के पास फिनिशिंग ऑर्डर में क्या होगा, मतलब 8 प्लेसेस होंगी। ठीक है, अपने पास 8 प्लेसेस होंगी, तो मान लो पहली पोजीशन पे आने के कितने प्लेयर के चांसेस हैं, 8 में से कोई भी आ सकता है, तो 8 प्लेयर की चॉइस होगी। नेक्स्ट पोजीशन पे जो प्लेयर फर्स्ट आ गया वो सेकंड तो आएगा नहीं, तो यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1, कितना हो गया ये 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं। तो अब हम ये भी देखते हैं कि जो हम लोग 5 फैक्टोरियल है उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द ट्रिक बिहाइंड सिंप्लीफाइंग फैक्टोरियल फ्रैक्शंस। तो ये आप लोग देख रहे होगे ये ट्रिक कब काम आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें क्रिएट करना है एक 4 डिजिट पिन फॉर दिस एटीएम कार्ड। हमें क्या करना है, एक एटीएम कार्ड के लिए 4 डिजिट का पिन बनाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही क्रिएट 4 डिजिट नंबर बिटवीन 5000 एंड 9000। हमसे कह रहा है कि 5000 से 9000 के बीच में होना चाहिए उसका जो 4 डिजिट का कोड है, यूजिंग द डिजिट 1 3 5 6 8 9 इफ़ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। तो देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, जो कि यहाँ पे अपने पास हमें 5000 से 9000 के बीच में बनाना है। यानी कि इस प्लेस पे जो ये वाली प्लेस है इस पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि इस पूरे नंबर को 5000 से ज़्यादा बना दे। यानी कि इस वाली प्लेस पे या तो 5 आए, या तो 6 आए, या फिर मतलब 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा वाला डिजिट है। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा वाले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 से ज़्यादा वाले यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो 9 भी है, अगर हम यहाँ पे 9 डाल दें और यहाँ पे आ जाए कोई भी एक डिजिट आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, मान लो इधर बना गया, तो ये देखो पूरा 9000 से ज़्यादा हो गया। हमें क्या चाहिए 5000 से 9000 के बीच में, यानी हमें 5 से ज़्यादा चाहिए लेकिन 9 से कम चाहिए। तो उतने के कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे कितनी चॉइस बन गई, 3 चॉइस। अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, यानी हम लोग वापस से अलाउ कर सकते हैं, हम लोग सेम डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। तो जो डिजिट यहाँ पे यूज़ हुआ वो वापस से आ सकता है। तो कितने डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो इधर भी 6 चॉइस, इधर भी 6 चॉइस, इधर भी 6 चॉइस, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 1 6, यानी कि 6 4 8। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया मेरा 6 4 8। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को
कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है द परम्यूटेशन फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा सा परम्यूटेशन की तरफ जाएंगे। तो देखो, द मूव इज ऑलवेज सेम, एक्सपैंड द लार्जर फैक्टोरियल ओनली अंटिल इट एक्सपोजेज द स्मॉलर वन। इसका मतलब क्या है कि एक्सपैंड द लार्जर अंटिल इट क्या कहते हैं, एक्सपोजेज द शॉर्टर वन। मान लो आपके पास ऐसा लिखा हो कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व करते हो इस ऊपर वाले फैक्टोरियल को अब तब तक एक्सपैंड करके जब तक आपको ये ना मिल जाए। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इन फ्रैक्शंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑर्डर मैटर्स। जहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा वहाँ पे हम लोग परम्यूटेशन को यूज़ कर रहे होंगे। एक रेस में आपको ऐसे क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को अरेंज करना है कि फर्स्ट पहले आए, फिर सेकंड आए, फिर थर्ड आए। यहाँ पे ऑर्डर आ गया। आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल देना है, यहाँ पे ऑर्डर आ गया। जहाँ पे भी ऑर्डर आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परम्यूटेशन को यूज़ करते हैं। NPR कैलकुलेट्स द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स चोजन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। अपने पास क्या होंगे कि हम लोग को आर ऑब्जेक्ट को चूज करना होगा, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसमें से हमें आर को चूज करना होगा। तो यहाँ पे NPR अपना बनता है फॉर्मूला, और वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आपके पास कुछ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसमें से आपको आर को चूज करना होगा, और यहाँ पे जो आप ये आर को चूज कर रहे हो इनमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग अरेंज। स्पेशल केस ये है कि अगर आप NPN लेते हो या फिर आप NP0 लेते हो, ठीक है, तो वो कितना आता है 1। NPN और NP0 ये कितना आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि जो 8 एथलीट वाली जो रेस थी उसमें अगर हमें ऐसा करना हो, हैंड आउट द गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, हैंड आउट द गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि आपको टोटल आपके पास 8 प्लेसेस थी, उसमें से आपको केवल फर्स्ट 3 प्लेसेस को अवॉर्ड करना था। तो आपने क्या कर दिया, 8P3, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको केवल अपने लॉजिक से करना हो तो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे करोगे कि आपके पास 3 प्लेसेस हैं प्राइज देने की, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। पहले पे आप कितने आपके आ सकते हैं एलिमेंट्स, कितने आपके एथलीट आ सकते हैं, 8 में से कोई भी आ सकता है। अब जब गोल्ड पे आ गया तो सिल्वर पे तो आएगा नहीं, तो बीच में फिर 7 एथलीट, फिर 6 एथलीट्स। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 7 × 6, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, उतनी आ रही है। ठीक है, तो आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको परम्यूटेशन से अच्छा लगता है तो आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परम्यूटेशन विद रिपीटिशन एंड इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा हो कि कहीं पे जो अपने ऑर्डर हो वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि अब 4 डिजिट पासवर्ड फ्रॉम 0 to 9 रिपीटिशन अलाउड। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, नॉर्मल परम्यूटेशन में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, जो हमने NPR वाला फॉर्मूला देखा। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड होता है वहाँ पे जो अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें R वेज में अरेंज करना होता है जहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। यानी कि आप इस जगह पे भी n ऑब्जेक्ट ला सकते हो, इस पे भी n ऑब्जेक्ट ला सकते हो, इस पे भी n, इस पे भी n। तो आपका क्या हो जाएगा, जितने टाइम्स आपने उनको चूज़ किया, R टाइम चूज़ किया, तो n की पावर R। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बना था कि आपके पास थे 4 डिजिट पासवर्ड बनाना था 0 to 9 और रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले पे भी 10 चॉइस, अगले पे भी 10 चॉइस, फिर से 10 चॉइस, फिर से 10 चॉइस, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, सो इस तरीके से जो है अपना ये जो रिपीटिशन और इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। ठीक है, परम्यूटेशन विद इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का क्या होता है कि जहाँ पे भी मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसमें अगर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम है, तो उनके लिए कैसे हम लोग परम्यूटेशन निकालते हैं, तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास ये वर्ड था मिसिसिपी, आपको क्या करना था, इसमें आपको फाइंड करना था कि कितने और अरेंजमेंट है जो कि मैं इस वर्ड से कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सीधा आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कैलकुलेट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल ऊपर लिखो। नीचे आपको क्या करना है, जो भी लेटर जितनी भी बार आ रहा है उसका आपको लिखना है फैक्टोरियल। तो देखो एम एक ही बार आया तो 1 फैक्टोरियल, अब 1 फैक्टोरियल को कोई मतलब नहीं है, आप नहीं लिखोगे। फिर आया आई कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो आप डिवाइड कर दोगे 4 फैक्टोरियल से, इनटू। फिर एस 1 2 3 4, 4 बार आया तो यानी कि 4 फैक्टोरियल से, फिर से इनटू। फिर आई का हम लोग कर चुके हैं, एस का भी कर लिया, अब आया पी आया 2 बार, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इतने नंबर ऑफ फेज होंगे जिनमें आप इस वर्ड को रीअरेंज कर पा रहे होगे।
ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग जो है इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था कि वहाँ पे जो अपने ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सेम है, तो उनको हम कैसे अरेंज करते हैं, उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। वो जितने भी हैं उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि वो सेम है। तो क्योंकि वो सेम है इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उनके जितने भी नंबर होगा उनका उससे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 7। हमसे क्या बोला कि 0 2 3 4 7 ये अपने पास है, कितने हम लोग 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, वेयर डिजिट में बी रिप्रेजेंटेड सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अच्छा, वेयर डिजिट में भी रिपीटेड मतलब अपना रिपीटिशन भी अलाउड है। ठीक है। और हमसे बोला है कि जो नंबर है वो क्या हो, रिपीटेड वो हो डिविजिबल बाई 2। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें वो हो डिविजिबल बाई 2। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 कब होगा, अगर उसके लास्ट वाला डिजिट क्या हो, इवन हो। तो यानी कि अगर लास्ट में 0 प्रेजेंट है, या फिर या फिर अगर लास्ट में 2 प्रेजेंट है, या फिर अगर लास्ट में 4 प्रेजेंट है। तो ये जो 3 केसेस में अपने पास नंबर ऑफ वेज बन रहे होंगे, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा आराम से। तो अब देखो, रिपीटिशन भी अलाउड है, रिपीटिशन भी अलाउड है। यहाँ मैंने इन नंबर्स को फिक्स कर दिया, यहाँ मैंने इन नंबर्स को फिक्स कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 को ले लूँगा तो क्या ये नंबर 5 डिजिट रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास कितनी चॉइस है, 1 2 3 4 5, 5 चॉइस है। 0 मैं फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकता, तो मेरे पास कितनी चॉइस बचेंगी, 4 चॉइस। ठीक है। अब मैं इन पांचों में से कहीं पे भी किसी को भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, नॉट नॉट 5 फैक्टोरियल, सॉरी, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। पांच पांच चॉइस मेरे पास हर जगह है। फिर सिमिलरली इसमें भी क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 ले सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि 0 क्या कहते हैं यहाँ पे, कि 0 तो हट गया चॉइस से इस तरीके से, तो ऐसा सोचो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिपीट हो रहा है, हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जगह पे 0 वापस से आ सकता है, तो क्या होगा, वहाँ पे 0 आ गया तो इधर 0 नहीं आएगा, बाकी सब आ सकते हैं, तो 4 चॉइस। बाकी हर जगह पे कितने भी कोई भी आ सकते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। सिमिलरली इसमें भी ये होगा 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा, 125। ये भी अपना 4 इंटू 125, एंड ये भी अपना 4 इंटू 125। ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 500, 500, 500। इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अपना आंसर कितना आया, 1500। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या हो गया मेरा, अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर। ठीक है। NC0 कितना होता है, NCn के बराबर, जो कि कितना होता है, 1। NC1 किसके बराबर होता है, n के बराबर। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देख रहे होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग अगर देखो कि अगर अ क्लब ऑफ 12 मेंबर इज नीड्स अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर, नो डिस्टिंक्ट रोल, सो नो ऑर्डर मैटर, तो यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अब अगर आप लोग सोचो कि यहाँ पे परमिटेशन किस तरीके से लगता है, तो सोचो अगर आपसे ये बोला जाता कि आपको 12 मेंबर की कम्युनिटी तो बनानी है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको चूज़ करना है क्या कहते हैं, लीडर, फिर आपको चूज़ करना है को लीडर, फिर आपको चूज़ करना है एल्डर। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, आपको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ रहा है कि सबसे पहले आप इसको चूज़ करोगे, फिर आप इसको, फिर आप इसको। लेकिन आप अगर कॉम्बिनेशन में देखो, यहाँ वो क्या बोलते हैं कि आपको एक कमिटी ऑफ 3 बनानी है, यानी डायरेक्टली आपको क्या करना है, 3 लोगों को चुनना है, उसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। तो आप क्या करोगे, 12C3, यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 - 3 कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। सो इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज को निकाल रहे होंगे। ठीक है। अब सिमिलरली कि अगर मुझे 2 शर्ट को पैक करना हो फ्रॉम 5 अवेलेबल शर्ट, ठीक है, तो वो कैसे होगा अपने पास, वो होगा 5C2, 5C2। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 5 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स, एक बास्केट में मेरे पास क्या है, 5 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स। इफ़ 3 रेड बॉल्स आर टू बी सेलेक्टेड, 3 रेड बॉल हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी 3 रेड बॉल नहीं, 3 बॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल्स बी सेलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट वन
ग्रीन बॉल इज इंक्लूडेड। जब भी आपके पास ये एटलीस्ट वन वाला कॉन्सेप्ट आए ना, जब भी आपके पास ये आए कि एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल, आपको क्या करना है, टोटल माइनस नो ग्रीन बॉल्स। आप अगर टोटल नंबर ऑफ वेज में से आप एक भी ग्रीन बॉल ना हो वाला वेज आप माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या बचेगा कि कम से कम एक ग्रीन बॉल तो उसमें होगी। टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे, आपके पास बॉल्स कितनी है, 5 + 4 9 बॉल्स। 9 में से आप चूज़ कितनी कर रहे हो, 3 बॉल्स, तो ये आपकी कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ वेज, माइनस एक भी ग्रीन बॉल नहीं चूज़ कर रहे हो। रेड बॉल्स में से ही आप मतलब तीनों बॉल जो है वो रेड बॉल में से ही चूज़ करोगे, तो वो कितना आएगा 5C3। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 × 8 × 7 अपॉन 6 - 5 × 4 अपॉन 2, इधर 2 इधर हो जाएगा, एंड 3 × 2 = 3 3 = 2 4 तो ये 12 × 7 तो ये कितना आ जाएगा 84 - 10 यानी कि 74। तो कितने नंबर ऑफ वेज यहाँ पे है, 74 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि और थोड़ा सा कि पोकर हैंड डीलिंग अ 5 कार्ड हैंड फ्रॉम अ, क्या कहते हैं, अपना 52 कार्ड डेक। द ऑर्डर ऑफ द कार्ड डजेंट मैटर, ओनली विच 5 यू एंड अप होल्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 52 में से 5 को चूज करना है, तो क्या हो जाएगा 52C5। ठीक है, अब आ जाता है कि कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन। अगर कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। अब मैं आपसे यही कहूँगा, आपको इस फॉर्मूले को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर बेसिक लॉजिक से भी चलोगे तो आपके क्वेश्चन वहाँ पे आराम से बन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि एन आइसक्रीम पार्लर हैज़ 5 फ्लेवर, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट थ्री स्कूप संडेज, यानी कि 3 स्कूप की आइसक्रीम कैसे बना सकता है वो। तो यहाँ देखो रिपीटिशन अलाउड है, वो एक आइसक्रीम में 3 स्कूप डाल सकता है, वो दूसरी आइसक्रीम में भी वही 3 स्कूप डाल सकता है, वो रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो n = 5 है, r = 3 है, तो उससे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n + 3 - 1, तो ये क्या बन जाएगा 5 + 3 - 1 C3। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम के अपने पास कुछ है क्वेश्चन। तो ये अपने पास डिस्टिंक्ट बॉक्सेस वाला एक अपना वो दे रखा है फॉर्मूला, एक दे रखा है यहाँ पे डिस्टिंक्ट बॉक्सेस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने अभी ये देखा अपना रिपीटिशन वाला, इसी को हमने कैसे देख लिया यहाँ पे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो इन फॉर्मूले की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, अपना अपना जो नॉर्मल लॉजिक है उससे भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे होगे। ठीक है, सो इतने ज़्यादा फॉर्मूले आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना बेसिक लॉजिक सही रखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कमिटी फॉर्मेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, अ 5 पर्सन कमिटी फ्रॉम 6 men and 4 women। हमें क्या करना है, ब्रेक रिस्ट्रिक्टेड केसेस इनटू डिसजॉइंट सॉल्व ईच। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 5 पर्सन है, उसमें हमें 5 पर्सन की कमेटी बनानी है 6 men and 4 women से। अब नो रिस्ट्रिक्शन में आप लोग कैसे करोगे, आपके पास टोटल कितने हैं, 6 men and 4 women, तो 10C5। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन ये आ जाए कि आपको एग्जैक्टली 3 men लेने हैं एंड 2 women लेने हैं, आप कैसे लोगे, आप इन 6 men में से 3 को सिलेक्ट करोगे तो 6C3 इनटू, अब आपको क्योंकि अगले 2 को सिलेक्ट करना है तो आप किस में से करोगे, 4 में से, तो 4C2। ठीक है, अब आपके पास अगर ये आ जाए कि एटलीस्ट 3 men, तो आप क्या करोगे कि 3 men हो, 2 वुमेन हो, 4 men हो, 1 वुमेन हो, 5 men हो एंड 0 वुमेन हो। तो ये वाले केसेस को आप ऐड करोगे, इसके लिए आपने फाइंड करी नंबर ऑफ फेज, प्लस इसके लिए जो फाइंड करे, प्लस इसके लिए जो फाइंड करे, इनको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है बायनोमियल थ्योरम। अब ये तो आप लोग को पता ही होगा, इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब अपने पास आ जाएगा क्वेश्चन क्या है, अ ऑफिस हैज़ 15 offices and want to set up two-way communication between every pair of office. However, 3 smallest offices will not have direct communication with one another. हमसे कहा जा रहा है कि 15 ऑफिस हैं, उसमें से 3 ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, दो ईच ऑफ देम कैन स्टिल कनेक्ट डायरेक्टली विद द रिमेनिंग ऑफिसेज। यानी कि इन 3 के अलावा जो बाकी 12 हैं वो क्या कहते हैं, इनमें से आराम से कम्युनिकेशन रख पा रहे हैं। हाउ मेनी कनेक्शन चैनल आर नीडेड इन टोटल, तो कितने कनेक्शन चैनल्स होंगे यहाँ पे जो हमें नीड करने पड़ेंगे। तो हम ये देख लेते हैं, देखो हमें क्या करना होगा, अपना जो कनेक्शन है वो कैसे बनता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तो ये एक पेयर हो गया। हम देख लेते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं, 15C2।
टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं 15 C2, ये कितना आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, यानी कि 15 × 14 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 7। 15 × 7 क्या होगा मेरे पास 105। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे वो कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जिसमें मैं ऑफिस को अरेंज कर सकता हूँ 15 के 15, वो कितने हैं अपने 105। अब तीन ऑफिस ऐसे हैं, एक सेकेंड। हम्म तीन ऑफिस जो क्या कर रहे हो, जो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो उन तीन ऑफिसेस के कितने पेयर बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो तीन ऑफिस C2 कितना आएगा, ये अपना 1 ही आएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 नहीं 3 आएगा, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा अपना 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये तीन ऐसे पेयर्स हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये 105 ऐसे पेयर्स हैं जो कि टोटल हैं, इसमें कम्युनिकेट ना कम्युनिकेट करने वाले सारे हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि कितने ऐसे हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं इनमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो आंसर मुझे कितना मिलेगा 102। तो यहाँ पे जो अपना आंसर आया वो कितना आया 102। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन वॉन्ट स्पेशल पास टू अम्यूजमेंट पार्क दैट अलाउज 4 फ्रेंड्स टू ब्रिंग विद हिम। वो उसको अलाउ करता है कि आप 4 फ्रेंड को अपने साथ ला सकते हो। उसके पास कितने हैं 8 फ्रेंड्स हैं, बट 2 ऑफ देम ट्विंस विल ओनली अटेंड इफ बोथ आर इंक्लूडेड। तो वो कह रहे हैं वो अगर आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, वो आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड कैन द पर्सन चूज टू टेक अलॉन्ग। तो देखो अपने पास जो 2 फ्रेंड हैं, तो मान लो उसको 4 फ्रेंड चूज करने थे, मान लो उसको 4 फ्रेंड चूज करने थे, ठीक है। वो क्या कर रहा है 4 फ्रेंड को चूज कर रहा है। अब उसके पास यहाँ पे अगर उसने मान लो क्या किया, उसने क्या किया अपने 2 फ्रेंड को जो उसके ट्विंस थे उन दोनों को रख लिया, उन दोनों को रख लिया, तो उनकी जगह पक्की हो गई, उनकी जगह पक्की हो गई। अब उसे क्या करना है, इसमें से टोटल फ्रेंड में से अब उसके कितने बचे 6 बचे, उन 6 में से उन्हें इन दोनों की जगह सेलेक्ट करनी है, यानी कि 6C2। तो ये मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 × 5/2 यानी कि 15। ये कितना आ गया 15। उसके बाद अब अगर मान लो उसने क्या बोला था कि दोनों आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों आए ही ना, तो उसमें क्या केस होगा 4 जगह हैं आपके पास, चारों में आप अपने बाकी फ्रेंड को डाल सकते हो। अब ये जो 8 थे इसमें से 2 आ ही नहीं रहे, वो जो ट्विन है, तो बचे कितने 6 वापस से। 6 में से आपको क्या करना है 4 फ्रेंड को देनी है। अब 4 फ्रेंड को आप क्या कर रहे हो अपने साथ लेके चल रहे हो, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 6 × 5/2, ये 3, ये कितना हो गया 15, ठीक है। तो 15 वेज ये हो गए और 15 वेज ये हो गए, तो टोटल मेरे पास कितने आ गए 15 + 15 इज इक्वल्स टू 30। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं यहाँ पे 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अब आ जाते हैं यहाँ पे वीक 5 अपना एंड हो जाता है, तो उसमें कौन से अपने फॉर्मूला हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और रिपीटिशन वगैरह में, तो यहाँ पे आप जो है इसको एज ए चीट शीट लेके चल सकते हो, ठीक है। इससे आप जल्दी से कोई भी वीक रिवाइज कर पाओगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीक पे। तो नेक्स्ट वीक क्या कहता है, अब परम्यूटेशन यहाँ पे अब आ जाता है, परम्यूटेशन वापस से आ जाता है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि कमेटी ऑफ 8 चूज करनी है। अब यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि चूज अ वाइस चेयरमैन, चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। यहाँ पे क्या आ गया ऑर्डर आ गया। तो आप इसको कैसे करोगे लॉजिकली, आपको वाइस चेयर पहले चेयरमैन को रखना है फिर वाइस चेयरमैन को। तो कम्युनिटी ऑफ 8 है, तो पहले 8 चॉइस फिर 7 चॉइस, तो 8 × 7। अगर आप परम्यूटेशन से करना चाहोगे वहाँ क्या आएगा कि 8P6, 8P6। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा अपने पास, सॉरी 8P2, नॉट 8P6, 8P2, क्योंकि आपको दो जगह पे वो देना था। तो ये क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया 8 × 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10,000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपने पास 6 ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है 6 ऑप्शन हैं। उसने क्या हमें बोला, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5 डिजिट। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये हैं ऑप्शन, ठीक है 6 ऑप्शन है, तो 6 ऑप्शन से क्या एक 6 डिजिट का नंबर भी बन सकता है। अब जो 6 डिजिट का नंबर होगा वो भी इससे ज़्यादा होगा, ठीक है वो भी इससे ज़्यादा होगा। हमसे कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू हो, यहाँ पे जो वैल्यू हो वो क्या हो, वो बेसिकली 1 से ज़्यादा हो। तो देखो जीरो तो आ नहीं सकता इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, ये इधर क्या आ जाएंगे ये वाली चॉइस, तो 1 2 3 4 5, तो 5 चॉइस इनटू, अब मेरे पास जीरो भी आ सकता है, तो अभी भी मेरे पास कितनी चॉइस है 5, ठीक है। अब मेरे पास 4 चॉइस होंगी,
फिर 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस। ये एक केस हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो उसमें सबसे पहले 5 चॉइस, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू, ये अपना 5 फैक्टोरियल है, ये भी अपना 5 फैक्टोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 120 प्लस 5 इंटू 120। तो 600 प्लस 600 कितना आ गया, ये मेरे पास 1200। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द वर्ड आर्टिकल बी अरेंज सच दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वर्ड को लिख लो, आप इस वर्ड को लिख लो। फिर आप क्या करो, उसने क्या बोला, सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो आप पहले सारे वॉवेल्स को उठा लो एक साथ। तो कौन से हैं, 1 2 3 वॉवेल्स हैं, तो ए आई ई, और बाकी सबको एक साथ कर दो, आर टी सी और एल। ठीक है, अब इसको आप कंसीडर करो एज वन लेटर, इसको आप कंसीडर करो एज वन लेटर। तो एक ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपके पास 5 लेटर थे, उनको अरेंज करने के वेज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। अब जो ये है, जो ये वाला वर्ड है, जो ये वाला है, जो ये वाला लेटर था, इसमें जो ए आई ई है, ये आपस में भी क्या कहते हैं, अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। तो इनमें आपस में कितने होंगे नंबर ऑफ वेज, 3 फैक्टोरियल। इनको आपने कर दिया मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ गया। तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6, 5 फैक्टोरियल कितना होगा मेरे पास, 120। तो ये मेरे पास कितना है, 720। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो है इन तरह के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी आसान होता है इनको सॉल्व करना। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, रिपीटिशन अलाउड नॉन डिस्टिंक्ट। तो ये हम लोगों ने देखा था, एन की पावर आर होता है, मतलब जहाँ पे अपने पास परम्यूटेशन हो लेकिन वहाँ पे रिपीटिशन अगर कर रहा हो। ठीक है, रिपीटिशन अगर कर रहा हो। और फिर अगर मेरे पास एन डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो मैं उनकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक वर्ड था डेटा, तो और एक वर्ड था स्टेटिस्टिक्स। तो इसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। इसमें मेरे पास एस 2 3 बार आया तो 3 से किया। फिर मेरे पास टी 3 बार आया तो 3 से किया। ठीक है, इस तरीके से। फिर मेरे पास आ जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन। जब भी आपके पास कभी भी ऐसा हो कि अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कुलर आर काउंटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ रो, rotating everyone one seat give you the same relative arrangement, so we fix one person position and arrange them rest relative to them। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में आप अरेंज कर सकते हो। कि आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करोगे, n माइनस वन फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में। ठीक है, यूज देन व्हेन टू रोटेशनल डायरेक्शन आर टेस्ट एज जनरली डिफरेंट सीटिंग्स। फिर अगर आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो तो वहाँ पे आपको क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू करना होगा। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको 4 पीपल अराउंड अ राउंड टेबल आपको वो करने थे। तो जनरली आप क्या मान के चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम नहीं है। अगर आपको गिवन रहेगा तो ही आप इसको कंसिडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अपने वो थे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज आ जाएंगे, 4 माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू, n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू। ठीक है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कैसे आती है डायरेक्शन, ऐसे n माइनस वन फैक्टोरियल। डायरेक्शन इक्विवेलेंट कैसे आती है, 3 फैक्टोरियल बाई टू। तो ये ध्यान रखना, अगर वो आपसे डिस्टिंक्ट पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर वो आपसे इक्विवेलेंट पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फिर आ जाओ सॉल्विंग फॉर एन और आर। तो बेसिकली आपको कोई भी टर्म दिया होगा, आपको एन और आर के लिए सॉल्व करना हो तो आप वहाँ पे इजीली जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी नीचे एक क्वेश्चन आएगा जिससे हम लोग ये देख रहे होंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि क्वेश्चन बोलता है अ ग्रुप ऑफ 4 टीचर एंड 4 स्टूडेंट इज सीटेड अराउंड a circular table, they all decide that all student must sit together। जब भी आपके पास all student must sit together या कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जिनको साथ में रखना है तो आप उनको एज वन एंटिटी मानो, उसको आप क्या करो, एज वन एंटिटी। तो मान लो सर्कुलर टेबल पे ये 4 स्टूडेंट एक साथ आ गए और जो 4 टीचर हैं अब वो क्या होंगे, वो अलग अलग होके बैठेंगे। ठीक है, अब find the total number of ways they can be seated around the table such that all students are sitting together। यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक मान लो ये सारे स्टूडेंट एक हैं, फिर 1 2 3 4, ये चारों सर्कुलर वे में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर वे में। तो ये 4 हो गए और एक ये हो गया 5। तो कितना हो गया 5, कितने वेज होंगे, 5 माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि 24। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24। अब देखो इधर जो ये चार स्टूडेंट हैं, ये जो इसके अंदर है, इन चारों को जो हमने एक कंसिडर किया था, ये भी आपस में जगह बदल सकते हैं। अब ये सर्कुलरली अरेंज नहीं है, ये आपस में सर्कुलरली नहीं अरेंज हैं।
ठीक है, ये पूरी टेबल पे टीचर के साथ सर्कुलरली हैं लेकिन आपस में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 24 इंटू 24 अपने पास क्या होगा 576। तो ये वाला अपने पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कि 9 फ्रेंड्स आर टू बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, अमंग देम अमित एंड रोहित इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कि इन दोनों को साथ में बैठना है, इन दोनों को क्या करना है साथ में बैठना है। इन हाउ मेनी वेज कैन द फ्रेंड बी सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो यहाँ पे भी आप वही काम करोगे कि ये दोनों साथ में हो जाएंगे, ये दोनों क्या हुए साथ में हुए। तो बचे आपके पास कितने, सात, आपके पास 9 फ्रेंड्स थे, उसमें से 2 आपके पास साथ में हो गए, तो वो हो गया एक वेज। बचे कितने 7 वेज, 7 अपने पास फ्रेंड्स, तो 7 + 1 8 आपके पास हो गए टोटल, 8 क्वांटिटी। 8 - 1 नंबर ऑफ वेज में आप अरेंज कर रहे होगे, यानी कि 7 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो दो साथ में हुए हैं ये आपस में भी जगह बदल सकते हैं, यानी कि इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल मेरे पास कितना आता है 5040 इंटू 2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100080। ठीक है, तो ये वाला अपने पास आंसर जो है आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि NC2 प्लस 2NC1 इज इक्वल टू 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले आपको इसको फॉर्मूले को ओपन करना होगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 फैक्टोरियल को यहाँ मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे नीचे n - 2 है, ऊपर n है, आप n को एक्सपेंड करना स्टार्ट करो। तो n इंटू n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो आप। फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू n - 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। आप इसको भी ऊपर क्या कहते हैं एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये n इंटू n - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल टू 35। इसको आप कैंसिल कर दो अब, तो आपके पास क्या बचा n इंटू n - 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू n इज इक्वल टू 35। ठीक है, इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n - 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर -3n - 70 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाओ, यहाँ पे आप क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगा लो, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन आप कर नहीं पाओगे, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगाना होगा। वो क्या होता है आपके पास -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, b आपके पास कितना है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 4 इंटू a कितना था मेरा 1 एंड c कितना है मेरा 70, c कितना है मेरा 70 अपॉन 2a, तो वो कितना हो जाएगा 2। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और ये -70 था, यहाँ पे -70 था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +280 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2। ये कितना होता है मेरे पास √17। ठीक है, तो माइनस √17 नहीं सॉरी 17, तो +17/2। तो अब मेरे पास n की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक होगी -3 प्लस 17/2 एंड एक होगी n इज इक्वल्स टू -3 - 17/2। ये वाली नेगेटिव, ये वाली वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, और n जो है वो अपना नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि n मतलब क्या होता है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप चूज कर रहे हो, क्या आप नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हो, नहीं। तो ये आपकी करेक्ट वैल्यू हो रही होगी। तो ये क्या होगा मेरे पास n इज इक्वल टू -3 प्लस 17 यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा ये 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अपने पास वही थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन का ही चीज़ें वापस से आ रही हैं। हमने आइडेंटिटीज़ देखी, अब हमारे पास एग्जांपल्स आ गए। तो एग्जांपल्स आप लोग इस वाले पीडीएफ से देख सकते हो। ठीक है, पुराने वाले एग्जांपल्स हैं, मतलब थोड़े अलग टाइप के हैं लेकिन वही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n पीपल। अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n पीपल। द नंबर ऑफ पॉसिबल कमिटीज इन विच 2 पर्टिकुलर पीपल a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड इज 7। इतने नंबर ऑफ वेज जिसमें अपने पास ए और बी दोनों इंक्लूड हो रहे हो वो क्या है 7 है।
वो अपने दोनों क्या हो रहे हो, 7 हो रहे हो। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन को हम लोग चूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर ए और बी दोनों को चूज़ कर लें तो अपने पास नंबर ऑफ़ वेज कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ वेज कितने आ रहे हैं, 7। फाइंड द नंबर ऑफ़ वेज इन विच कमिटी कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान के देखें, ठीक है, अपने पास n नंबर ऑफ़ पीपल थे। n में से अगर मैं दो को ऑलरेडी फिक्स कर दूं, ए और बी को, तो अपने पास नंबर आ रहा है 7। ठीक है, तो अगर मेरे पास इन दोनों को लगाने के बाद कितने नंबर ऑफ वो बचे, n-2, n-2। ठीक है, n-2 को, ओके, n-2, अगर मेरा n-2 जो मेंबर्स बचे हैं उनमें से मैं किसी एक थर्ड मेंबर को उठाऊं और उसको मैं ए और बी के साथ रखूं, तो मुझे नंबर ऑफ 7 वेज मिल रहे हैं। नंबर ऑफ वेज कितने मिल रहे हैं, 7 वेज। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये n-2 है, इसमें ए और बी फिक्स था, तो अपने पास कितने नंबर ऑफ वेज आए, 9। तो n कितना आ जाएगा, 7 + 2 9। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लोग कितने थे, 9 थे। अब अपने पास पूछा है दैट फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द कम्युनिटी कैन बी फॉर्म्ड। तो अपने पास तीन पीपल थे जो हमें सेलेक्ट करने थे आउट ऑफ 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9C3, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैनल्स इंक्लूड एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो ये शायद से थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि अपने पास 3 स्टूडेंट हैं मैथ के, स्टैट्स के हैं, 3 स्टूडेंट हैं मैथ के। आपको क्या करना है यहाँ पे, हाउ मेनी हाउ मेनी पैनल्स इंक्लूड एटलीस्ट वन मैथ स्टूडेंट। हाउ मेनी पैनल्स इंक्लूड एटलीस्ट, हाँ, आपको पैनल में भी क्या करना था, पैनल में भी आपको 3 स्टूडेंट को पिक करना था। एक पैनल में 3 स्टूडेंट होने थे। ठीक है, तो अगर आपको 3 स्टूडेंट पिक करने थे, यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट वन मैथमेटिक्स। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है यहाँ पे, टोटल माइनस नो मैथ, टोटल माइनस नो मैथ। टोटल मेरे पास क्या होंगे, 3 + 3 6। 6 में से आपने कितने चूज करने हैं पैनल में, 3, माइनस किसी मैथ में ना आ रहा हो, यानी तीनों क्या हो, स्टैट से हो, तो 3C3। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3C3 कितना आएगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 × 5 × 4 इंटू 3, इससे कट जाएगा 3 फैक्टोरियल आने वाला, ये 3 × 2 हो जाएगा, एंड ये इसको काट देगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, 5 × 4 - 1 कितना आ जाएगा, 20 - 1 19। कितना है, 20 - 1 19 नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 7 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी बी फॉर्म्ड इफ एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट बी इंक्लूडेड। हमसे कहा जा रहा है कि कितनी कमिटी फॉर्म कर सकते हैं कि एटलीस्ट वन गर्ल हो। हाउ मेनी वेज अ कमिटी कैन बी फॉर्म इफ एटलीस्ट वन गर्ल। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कमिटी व्हेन नो, टोटल माइनस नो गर्ल, तो टोटल माइनस नो गर्ल। ठीक है, अब कुछ ये मत करने चले जाना कि एटलीस्ट वन में आप पहले देखोगे एक गर्ल के लिए, फिर 2 गर्ल के लिए, फिर 3 गर्ल के लिए, 4 गर्ल, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, टोटल माइनस नो गर्ल। तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं मेरे, 7 बॉयज 5 गर्ल्स। कितने की वे की मुझे कमेटी बनानी है, तीन, तीन उसकी। ठीक है, हाँ, 3 स्टूडेंट की कमेटी बनानी है और टोटल कितने हैं, 12। तो 12C3 मेरा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज, माइनस माइनस हमें क्या करना है, नो गर्ल, यानी कि आप क्या करो, सारे के सारे बॉयज से ही चूज करो। तो वो कितना आ जाएगा, 7C, और आपने क्या किया, सारे के सारे बॉयज से चूज किए, तो ये कितना आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2, इसको कर लो, माइनस 7 इंटू 6 × 5 अपॉन, इसको कर लो 3 × 2। तो ये इसको काट देगा, ये इसको 2 टाइम्स काट देगा, तो 2 × 1 1 0 माइनस 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। तो 2 2 0 माइनस 35, ये कितना आ गया मेरे पास, 185। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चीज़ों पे, जो कि है डिसाइडिंग विच टू यूज़। कब हमें परम्यूटेशन यूज़ करना चाहिए, कब हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपके पास गाइड ऐसा हो कि डज द ऑर्डर इन विच यू सेलेक्ट और अरेंज द
मैटर, क्या वो मैटर कर रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट्स को जिस तरीके से हम प्लेस कर रहे हैं क्या वो मैटर कर रहा है। यानी कि अगर आपसे बोले कि आप टॉप 3 स्टूडेंट को फाइंड करो, अब टॉप 3 आप किसी भी वे में फाइंड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपसे ये बोले कि आप फर्स्ट को फाइंड करो, सेकंड को फाइंड करो, थर्ड को फाइंड करो, क्या आप पहले सेकंड को फाइंड करने जाओगे? नहीं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर गया, यहाँ पे क्या लगेगा? परम्यूटेशन। टॉप 3 में कोई परम्यूटेशन नहीं है, टॉप 3 में आप पहले थर्ड करो, पहले फर्स्ट करो, पहले सेकंड करो, कोई भी वहाँ पे फर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा? कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब उसके बाद मेरा एक आ जाता है लाइंस थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। इसका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि गिवन एन पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कनेक्टिंग एनी टू डिटरमाइंस अ लाइन। अपने पास एक सर्कल में काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दूं तो मुझे क्या होता? एक लाइन मिल रही होगी। एंड लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम ऑब्जेक्ट एज बी है। यानी कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो क्या कहते हैं? बी ए से सेम होगी अगर वो अनडायरेक्टेड, यानी अगर मान लो ये अनडायरेक्टेड है। अगर ए टू बी ऐसे जा रहा है तो वो अपना डायरेक्टेड हो गया, वहाँ पे बी टू ए सेम नहीं होगा। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि जहाँ पे मेरा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ए से बी जा रहे हो या बी से ए जा रहे हो, अनडायरेक्टेड में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको लिख सकते हैं? NC2 कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ लाइंस हैं, उसमें से आप किन्हीं भी n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से आपने दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, यानी कि NC2। तो आपने क्या किया यहाँ पे? अपने जो है नंबर ऑफ लाइंस को फाइंड कर लिया कि कितने वेज में आप नंबर ऑफ लाइंस को फाइंड कर सकते हो। अगर डायरेक्टेड हो वहाँ पे आप क्या करोगे? NP2। अगर मेरे पास A टू B आप जा रहे हो, वो सेम नहीं है अगर आप बी टू ए के जा रहे हो, यानी कि वहाँ पे क्या है? डायरेक्टेड है। जहाँ पे डायरेक्टेड आ गया वहाँ पे आप NP2 लगाओगे, जहाँ पे अनडायरेक्टेड है वहाँ पे आप NC2 लगाओगे। ठीक है। और यहाँ पे ये वाली रिप्रेजेंटेशन क्यों है? मैं NCR को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आगे काफ़ी आने वाली है। ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि अगर आपको डिस्टिंक्ट मेडल देने, डिस्टिंक्ट मेडल मतलब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो परम्यूटेशन। आपको टॉप एन सेलेक्ट करना है, टॉप 5 टॉप 4 तो कॉम्बिनेशन। आपको चूजिंग लीडर करना है विद द सेम रोल, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन, कोई ऑर्डर नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन लेना है, परम्यूटेशन। कमिटी विद नो पोजीशन, कॉम्बिनेशन। कमिटी विद पोजीशन, परम्यूटेशन। ठीक है। इस तरीके से जो है चीज़ें चल रही होंगी। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट, अ टीम ऑफ 3 इज टू बी सेलेक्टेड। ग्रुप ऑफ 5 में से आपको 3 को सेलेक्ट करना है। फ्रॉम दिस सेलेक्टेड टीम 1 स्टूडेंट इज चोजन एज द लीडर। हम लोग क्या कर रहे हैं? जितनी भी टीम सेलेक्ट होगी उस सेलेक्टेड टीम में से एक लीडर को चूज कर रहे होंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन? तो हमें क्या करना होगा? पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम लोग टीम को फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब 5C2 होगा ना यहाँ पे, 5C2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 इंटू 2। ठीक है। 5 इंटू 4, सॉरी। हाँ, 5 इंटू 2 लास्ट में आएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा, तो ये कितना है? 10। कि आप 10 नंबर ऑफ वेज में चूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? कि आपके पास 10 तरीके हैं जिसमें आप टीम को चूज कर रहे होगे। अब हमसे क्या बोला गया है? फ्रॉम दिस टीम 1 इज चोजन एज द लीडर। 1 क्या कहते हैं? अपना लीडर की तरह हम लोग चूज कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो, हर एक टीम में मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट। हर एक टीम में अगर 3 स्टूडेंट हैं और अपने पास 10 टीम है, तो एक टीम में मेरे पास कितने चॉइसेस होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अपने लीडर को चूज करने के लिए? 3 वेज। तो 10 टीम में कितने होंगे? 3 इंटू 10। तो ये कितना आ गया अपने पास? 30। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो वीक 6 है वो भी खत्म हो चुका है। तो हमने वीक 5 और वीक 6 काफ़ी जल्दी जो है रिवाइज कर लिया विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने वीक 7 को। तो वीक 7 से हम लोग की जो है प्रोबेबिलिटी वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आता है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एन ऑब्जर्वेशन। तो जो भी ऑब्जर्वेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा वो क्या होगा? अपना एक एक्सपेरिमेंट होगा। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose exact isn't predictable in advance but full set of possible outcomes ahead of time, that known
सेट इज़ व्हाट लेट्स यू असाइन प्रोबेबिलिटीज एट ऑल। तो अगर इतनी ज़्यादा वो इंग्लिश लग रही है तो देखते हैं क्या होगा। तो मान लो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, गेज अ फोर ऑप्शन अपना एमसीक्यू। तो वहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या हो गई, ए बी सी डी। तो जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे अपने सैम्पल स्पेस में आ जाते हैं। रेस विद 6 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, अपनी रेस के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो वो क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ अपना सैम्पल स्पेस में आ गया। टॉस 2 कॉइन्स, तो आप दो कॉइन्स को टॉस करो तो वहाँ पे नंबर ऑफ आपके पास क्या आ गया सैम्पल स्पेस में, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। इस तरीके से आपके पास ये चीज़ें आ गई। तो आई होप आप लोग को अभी तक ये सब क्लियर है, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी पास में है तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है। सैम्पल स्पेस होता क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ एवरी बेसिक आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके जितने भी मतलब जितने भी आउटकम्स है वो सारे सैम्पल स्पेस में कवर्ड होते हैं, वो सारे सैम्पल स्पेस में कवर्ड होते हैं। ठीक है। अब बेसिक आउटकम मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वन बेसिक आउटकम कैन अकर एट अ टाइम, ओनली वन बेसिक आउटकम। एग्जॉस्टिव क्या है, वन ऑफ देम मस्ट अकर। यानी कि जब भी हम लोग एक आउटकम के बारे में बात करें तो उसमें कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक अपने पास होना चाहिए आउटकम। और वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि जैसे हम डाइस की बात करते हैं, उसको हम रोल करते हैं, तो अगर हम उसमें देखें आउटकम कि आप 6 आने का आउटकम बताओ कि 1/6 आने का, तो ये एक ही बार में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग जगह पे बार बार हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जो भी एक अपने पास होगा आउटकम, बेसिक आउटकम, वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है। अब हम देखते हैं इवेंट, ऑपरेशन और इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट एन इवेंट ई इज द सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। जो भी इवेंट होगा वो क्या होगा, एक सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस होगा। वो उस पर कुछ कंडीशन डिफाइन होती है और वो अपना सबसेट बन जाता है सैम्पल स्पेस का। दो तरीके के इवेंट होते हैं, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, एग्जैक्टली वन आउटकम जिसमें हो, केवल एक आउटकम हो। जैसे आपने इवेंट फाइंड कर दिया कि टेल मी द इवेंट इज, कि आपके पास डाइस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है तो उसका आउटकम क्या होगा, केवल 6 होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल हो गया। कंपाउंड इवेंट क्या है, जहाँ पे आप कंडीशन डाल दो। कंडीशन आपने डाल दी कि जो मेरा आउटकम है वो ग्रेटर देन 4 होने वाला है, तो वहाँ पे आपके पास इवेंट में क्या आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से कंपाउंड और सिंपल इवेंट काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है, ई और एफ और बोथ। यानी कि ई ये हो गया, एफ ये हो गया, तो इन दोनों का सबका पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो देखो ई वाला अकेले का पार्ट आ गया, एफ का अकेले का पार्ट आ गया, और ये क्या आ गया, ई और एफ दोनों के पार्ट आ गए। ठीक है। सो ये हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जिसमें आप इन दोनों का, केवल इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेते हो। तो जैसे ये हो गया ई, ये हो गया एफ, कॉमन एलिमेंट्स क्या बन गए, ये। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सैंपल स्पेस में वो सारे एलिमेंट जो कि ई में नहीं है। अगर मेरे पास सैंपल स्पेस में बताऊं एक डाइस की, उसकी ये कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। और अब आप देखते हो क्या कहते हैं, एक इवेंट। इवेंट क्या है आपके पास, इवेंट है कि आपके पास आ रहा है 2 और 4। ठीक है। तो वहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट होगा इसके अलावा सैंपल स्पेस के बाकी सारे इवेंट, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 6। ठीक है। तो ये होता है अपने पास कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द होल सैंपल स्पेस इज द एम्प्टी सेट एस सी ऑफ, यानी कि इतना। एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये वो सेट होता है जिसमें कोई भी आउटकम नहीं होता। अगर मेरे सैंपल स्पेस में सारे आउटकम आ रहे हैं तो मेरे क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस के कॉम्प्लीमेंट में कितने आउटकम आएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। नल इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। द नल इवेंट, ये यानी कि जिसमें कोई भी नहीं होता, कंटेन्स नो आउटकम। इट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। टू इवेंट्स ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ हमें क्या मिल रहा है, 5, यानी कि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने पास ये है कि E1 आंसर इज ए, E2 आंसर इज बी। तो अपने पास E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, E1 आंसर इज ए, E2 आंसर इज बी। क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, एम्प्टी सेट यहाँ पे मिल गया, यानी कि एक हमें आउटकम मिला नल इवेंट। सबसेट क्या होता है, अगर मेरे ई के सारे एलिमेंट एफ में हैं। ठीक है। अगर मेरे पास ई के जितने भी एलिमेंट हैं वो एफ में प्रेजेंट हैं, मींस एवरी आउटकम इन ई इज आल्सो इन एफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास वो एक सबसेट होगा, ई जो है वो एफ का सबसेट होगा। यानी कि एफ अगर है हेड ऑन बोथ टॉसेस, और अपने पास ई है कि हेड ऑन, और अपने पास एक और इवेंट था हेड ऑन फर्स्ट टॉस। ठीक है। तो यहाँ पे ये हेड ऑन फर्स्ट टॉस में क्या आ रहा है, HHNHT। तो ये वाला जो इवेंट था हेड ऑन बोथ टॉसेस, ये क्या था, इसका सबसेट था। ठीक है, इसका सबसेट था, क्योंकि इसमें एच और एच था, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इवेंट इसका सबसेट है। ठीक है।
अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम किसी एक इवेंट में फाई के साथ यूनियन करते हैं, यानी किसी भी इवेंट के साथ नहीं करते, तो हमको ए ही मिलना चाहिए था। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, गलत मार्क कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो ज़रा देखो, ये था अपना ए इवेंट, ये था अपना बी इवेंट, ये था अपना बी इवेंट। ठीक है, ये हो गई अपनी सैंपल स्पेस। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट आएगा, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट में आपसे पूछूं तो कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला। ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, इसको आपको इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इसको आपको इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। इंटरसेक्शन आपको किसके साथ करना है, बी के साथ। तो वहाँ पे आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, वहाँ पे अगर आपको मैं पूछूं तो आपको वहाँ पे कौन सा पार्ट मिल रहा होगा, ये वाला। आपने कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन वाला पार्ट लेते तो कॉमन वाला पार्ट मिला ये वाला। तो अगर आप इस वाले पार्ट को देखो तो ये वाला पार्ट किसके बराबर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला पार्ट बराबर है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट बराबर है कि अगर आप इस पूरे बी की प्रोबेबिलिटी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसमें से आप माइनस कर दो जो वाला पार्ट ए के साथ कॉमन था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप इसमें से माइनस कर दो। तो आप इसको कहाँ पे पुट करोगे, ये किस चीज़ की, ये आपने क्या फाइंड किया, ये आपने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसको यहाँ पे नोट कर लो अब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको ओपन कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैंसिल और हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट था। इसको आप ओपन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, जो कि ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अगर आप ए को फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको जीरो मिलेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आप अगर इंटरसेक्शन, आप कॉमन फाइंड किसके साथ कर रहे हो, फाई के साथ, जिसमें कोई भी इवेंट नहीं है, तो आपको कोई भी इवेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे अपने पास वेन डायग्राम आ गया। तो अभी जो हम लोग बना रहे थे वही होता है वेन डायग्राम, कि अगर आपके पास ए यूनियन एफ हो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब केवल कॉमन पोर्शन, और उसके बाद कोई भी अगर डिसजॉइंट इवेंट है, ठीक है, डिसजॉइंट यहाँ पे देखो, इसने ओवरलैप कर दिया, लेकिन ये होता कैसे, ये एक्चुअल में ऐसे होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये ऐसे होगा, इस तरीके से नहीं होता, ये होता है ऐसे। ये हो गया इवेंट ई, ये हो गया इवेंट एफ, ये क्या हो गया मेरे पास, डिसजॉइंट इवेंट हो गया। ठीक है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और ई सबसेट ऑफ एफ कैसे करते हैं, ये पूरा एफ था, इसका सम पार्ट इज ई, इसका सम पार्ट इज ई। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है कि एफ अगर किंग हो 4 कार्ड, जी अगर हार्ट्स हो तो उसके पास 13 कार्ड्स होंगे, और उसके बाद क्वीन, अगर आई अपना क्वीन हो जिसमें 4 कार्ड हो सकते हैं, तो एफ यूनियन जी में कितने कार्ड होंगे, जी में हार्ट है मतलब 13 कार्ड, किंग मेरे पास क्या है, किंग मेरे पास कार्ड है 4 कार्ड। ठीक है, किंग मेरे पास कार्ड क्या है, 4 कार्ड। तो टोटल ऐसे कितने कार्ड हो गए, 16 कार्ड, क्योंकि अपने पास या तो किंग हो या तो हार्ट हो, तो 16 कार्ड। इंटरसेक्शन का मतलब क्या कहते हैं, किंग भी हो हार्ट भी हो तो उसमें एक ही कार्ड आएगा, क्योंकि हार्ट, किंग ऑफ हार्ट केवल एक ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि हमको यहाँ पे क्या करना है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को कैसे वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्लासिकल आता है, इफ एस हैज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम, ई हैज़ एम ऑफ देम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे होता है, एम बाय ई। तो ये बेसिकली वही होता है कि आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
ठीक है, तो अपना सीधा हम लोग चलते हैं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो अपना इवेंट है ई, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि वो वाले एलिमेंट्स जो कि ई में नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन रूल, जो हम लोग ने अभी देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये क्या हो गया अपना एडिशन रूल। ये कैसे आता है ये भी देख लो आप, जो अपना वेन डायग्राम होता है उसमें आपने बनाया ई, उसमें आपने बनाया एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने प्लस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपने प्लस किया, तो आप ज़रा देखो ये जो बीच वाला पोर्शन था ये दो बार आ गया, एक बार ई के साथ एक बार एफ के साथ, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल है कि अगर पी अपने पास बाइंग शर्ट विद प्रोबेबिलिटी 0.3, पैंट विद 0.2 एंड बोथ विद 0.1, व्हाट फ्रैक्शन बाइज नीदर, व्हाट फ्रैक्शन बाइज नीदर, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन पी कितना होगा, 0.3 प्लस 0.2 माइनस 0.1। ठीक है, की प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पैंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कितना है, 0.4। नीदर के लिए क्या आएगा, इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर दो तो 1 माइनस 0.4 कितना आ गया, 0.6। ठीक है, सिमिलरली आप इस वाले एग्जाम्पल में भी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 0.6, probability of A union B union C is equals to 0.8। हमें फाइंड करना है probability of A union B इंटरसेक्शन C, ये क्या होगा। तो देखो काफ़ी आसान है, कैसे करो ज़रा आप ध्यान से देखो, A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B, आप क्या करो, A यूनियन B को आप ले लो एक इवेंट X। ठीक है, A यूनियन B को आप ले लो इवेंट X। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसको आपने ले लिया X, तो आपको निकालना क्या है, probability ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एक्स इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या था, हमें देखो ए यूनियन बी यूनियन सी गिवन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन सी, ये किसके बराबर है, 0.8 के। तो इसमें आप फॉर्मूला खोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी, एक्स इंटरसेक्शन सी ये वाली टर्म आपको चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, ए यूनियन बी की 0.6 प्लस सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। ठीक है, और इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 0.8, 0.8। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये x है, स्मॉल x है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.8 माइनस अपने पास, हाँ इधर ये माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स, तो 0.8 माइनस 0.6 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.1, एक्स इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0.1, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्वे ऑफ 800 स्टूडेंट शोज दैट 65% लाइक रीडिंग, 50% लाइक पेंटिंग। ओके, तो 800 में से 65% लाइक रीडिंग एंड 50% लाइक पेंटिंग। इफ ईच स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्टिविटीज, हर एक स्टूडेंट कम से कम एक एक्टिविटी पसंद करता है इन दोनों में से, कम से कम एक एक्टिविटी पसंद कर रहा है इन दोनों में से, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक पेंटिंग बट नॉट रीडिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट ऐसे जो कि पेंटिंग तो पसंद करते हैं बट वो रीडिंग पसंद नहीं करते। तो इसको कैसे कर रहे होंगे हम लोग, तो यहाँ पे उसने हमसे क्या बोला है कि इफ़ ईच स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन, यानी कि अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो क्या करता हो, वो रीडिंग भी पसंद करता हो, यूनियन पेंटिंग भी पसंद करता हो, यानी कि दोनों में से कोई भी एक, तो उसकी वन होगी, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन। कम से कम एक पसंद कर रहा है तो यानी वो हमेशा ट्रू है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी वन है दोनों में से एक की। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक पेंटिंग बट नॉट बोथ, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला को ओपन करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन सी, आर इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, वन। ठीक, अब आप यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट करो, आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 65%, तो 0.65 प्लस पी की कितनी है, 50%, यानी कि 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे 0 पॉइंट इतना 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.15
-1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आएगा 0.15। यानी ये एक्स क्या है, ये एक्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन पी। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि रीडिंग भी पसंद करते हैं और पेंटिंग भी पसंद करते हैं, यानी कि 15% ऑफ 800 कितना आ जाएगा ये मेरे पास इतना, यानी कि 120। 120 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि रीडिंग भी पसंद करते हैं, पेंटिंग भी पसंद करते हैं। अब मेरे पास 50% लाइकिंग पेंटिंग थे, तो 50% 800 का कितना होगा 400। 400 में से ये ऐसे थे जो कि पेंटिंग पसंद करते थे, कुछ ऐसे होंगे जो कि पसंद करते होंगे अपने रीडिंग। 120 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रीडिंग और पेंटिंग दोनों पसंद करते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ उन स्टूडेंट को, तो मुझे क्या मिलेगा अपने पास 280, कि 280 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि पेंटिंग यहाँ पे पसंद करते थे। ठीक है, सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी बी लेट 3 इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी गिवन है। ए यूनियन बी, बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे इतना गिवन है। अज्यूमिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कैसे कर रहे होंगे हम लोग इसको फाइंड, तो काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे जब भी फॉर्मूला ऐसा है, आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला को ऐसे खोलना होता है। पहले आपको सिंगल्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, फिर आपको डबल्स की भी करना है, मतलब पेयर बनाने हैं, फिर आपको ट्रिपल्स के पे करना है। यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब आप लोग माइनस करोगे पेयर्स की प्रोबेबिलिटी, प्लस करोगे आप लोग ट्रिपल की, माइनस करोगे पेयर की, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ पे हमें गिवन भी है ना। फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम लोग इसमें प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। हमें दे रखा है कि ये कितना है 0 है, तो इसको आप 0 कर दो। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को रखो, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.4। ठीक है, माइनस 0.3 माइनस 0.2 माइनस 0.25। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 0.5 0.75 इधर हमने कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आया 0.75। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या है, व्हेन एवरी बेसिक आउटकम इन एस इज इक्वली प्रोबेबल, यानी कि कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोलैप्सेस इनटू सम सिंपल काउंटिंग, दैट इज कि हमें वहाँ पे अगर मेरे पास एक डाइस हो, उसको हम लोग रोल करते हैं, उसके पास जो अपने सैंपल स्पेस बनती है वो क्या बनती है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की भी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 एंड 6 की भी क्या है 1/6। जहाँ पे हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 बन रही है, यानी कि सेम बन रही है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डाइस था, तो ये क्या हो गए इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर आपसे ऑड बोल रहा है तो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 एंड 5, तो सिमिलरली बाकी भी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि इन अ क्विज कॉम्पिटिशन 8 स्टूडेंट आर कंपीटिंग, ईच असाइंड अ रोल नंबर फ्रॉम 1 to 8। अपने पास क्या है, हर एक स्टूडेंट है, हम लोग ने उसको रोल नंबर दिया है 1 to 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली स्टूडेंट विद प्राइम नंबर्ड रोल नंबर्स, यानी कि 2 3 5 एंड 7, ये अपने प्राइम नंबर होंगे, सिक्योर द टॉप 4 रैंक्स, एंटर द करेक्ट टू करेक्ट डेसिमल 3 प्लेसेस। तो इसको हम कैसे कर रहे होंगे, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में जो अपना मेन फॉर्मूला होता है, जो सबसे मेन जो बेसिक होता है, जो कि हाँ वो होता है, तो वो क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो सबसे पहले आप टोटल फाइंड करो। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके वेज हैं, जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज है वो कैसे आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपके पास 8 स्टूडेंट थे, 8 में से हमें क्या करना है यहाँ पे टॉप 4 रैंक्स, तो यानी कि 8 में से आपको 4 रैंक्स निकालनी थी। ठीक है, अब टॉप 4 रैंक्स उसने बोला है, टॉप 4 रैंक्स उसने बोला है, टॉप 4 का मतलब, अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, कॉम्बिनेशन लगा लें, कि हम टोटल फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेशन लगा लें। लेकिन यहाँ पे अगर आप इससे पहले देखो, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है
कि स्टूडेंट विद प्राइम नंबर, तो वो अपना यहाँ पे परम्यूटेशन ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का परम्यूटेशन ही लग रहा होगा, क्योंकि हमें ऐसे देखना है कि हर एक स्टूडेंट को देखेंगे, अगर वो प्राइम होगा तो ही हमें कुछ ऐसा करना है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन लग रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8p अपना 8p 4 नंबर ऑफ वेज में हम इसको अरेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यह हो गया अपना टोटल, तो 8p 4 अपना क्या आ गया टोटल। ऊपर क्या आ जाएगा फेवरेबल में, मेरे पास कितने थे, 1 2 3 4, इन स्टूडेंट्स को ही मैं वो कर सकता हूँ, इन स्टूडेंट्स को ही अपना वो करना चाहिए। यानी कि अगर मैं फर्स्ट 4 प्लेसेस को देखूँ, तो जो ये मेरे पास प्लेस थी, इस प्लेस पे इन चारों में से ही कोई स्टूडेंट आना चाहिए, तो कितनी चॉइस होंगी, 4। फिर इनमें इन तीनों में से ही कोई आना चाहिए, अगर एक आ गया तो 3 बचे होंगे, तो कितने आ गए, 3 × 2 × 1, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24। इसको आप क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ये होनी चाहिए आंसर की रेंज, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको डाउट है कि 8 यहाँ पे मैंने P4 क्यों लिया, जबकि यहाँ पे टॉप 4 रैंक्स बोला था, यहाँ पे देखो ऐसे था कि मुझे हर एक स्टूडेंट, इन चारों में से मुझे देखना था कि अगर ये स्टूडेंट अपना टॉप 4 में आ रहा है, तो उसके बाद ये स्टूडेंट दोबारा तो नहीं आएगा, उसके बाद ये स्टूडेंट दोबारा तो नहीं आएगा। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक स्टूडेंट की रैंक को डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पर स्टूडेंट की रैंक को देख रहा हूँ, मैं 2 की रैंक को देखूंगा, मैं प्राइम नंबर की रैंक को देखूंगा। लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन में जाता हूँ, कॉम्बिनेशन में क्या करता हूँ, प्राइम नंबर हो कुछ हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे स्टूडेंट में से 3 उठा लो, टॉप 3 उठा लो, ऐसे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को ऐसे देख रहे हैं, प्राइम नंबर वाले को, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे परम्यूटेशन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स 12 गोल्ड एंड 9 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। अपने पास एक बैग है, उसमें क्या है, 12 गोल्ड है एंड 9 सिल्वर कॉइन्स है। टू सक्सेसिव ड्रॉज आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 सक्सेसिव ड्रॉज हम लोग यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं। इन फर्स्ट ड्रॉ 3 कॉइन्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फर्स्ट ड्रॉ में 3 कॉइन सेलेक्ट किए जाते हैं एट रैंडम, सेकेंड ड्रॉ में 4 कॉइन सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 एंड 1 सिल्वर कॉइन आर ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ, कि हम लोग 2 सिल्वर कॉइन, हम लोग क्या कहते हैं अपना, 2 वो ले रहे हो, 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर ले रहे हो फर्स्ट ड्रॉ में। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा। देखो कैसे, टोटल कॉइन कितने हैं अपने पास, 9 सिल्वर एंड 12 गोल्ड, तो यानी कि हो गए 21। तो 21C, अब इनमें से आप कितने कॉइन्स को निकाल रहे हो, 3 कॉइन्स को निकाल रहे हो, तो 21C3, ये आपका हो गया टोटल। ऊपर आएगा फेवरेबल, इसमें क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया है, 2 गोल्ड कॉइन्स निकाले हैं। गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, 12 में से कितने निकाले, 2, तो 12C2 इंटू, अब 9 सिल्वर कॉइन्स हैं, उनमें से कितने निकाले सिल्वर कॉइन, एक, तो 9C1, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना है सही, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, जो बैग वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग सीरियसली बहुत आराम से नंबर स्कोर कर पा रहे होगे। स्टूडेंट जल्दी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जबकि बहुत आसान होता है, ठीक है, आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे होगे। अब अपना जो वीक 7 है वो एंड हो चुका है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया वीक 7 के। अब हम चलते हैं वीक 8 की तरफ। तो वीक 8 में हम लोग के पास आ जाता है कॉन्टिजेंसी टेबल, जहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा होगा, कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होती है, उसमें 2 अपने रोज और कॉलम्स होते हैं। रो अपने रोज में अलग वेरिएबल होता है, कॉलम में अलग वेरिएबल होता है। तो जैसे यहाँ पे है फीमेल और नो स्मार्टफोन, तो यहाँ पे वैल्यू है 10, यानी कि probability of finding a female with no smartphone is 0.10, probability of finding a female which owns smartphone is 0.34, probability of finding a male with own smartphone, तो उसका कितना है 0.42। इस तरीके से हम लोग क्या है, इस कंटिजेंसी टेबल को देख रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिव्स इन अ सेल ऑफ टेबल, यानी कि इधर हम लोग के जो सेल्स हो गए इनको देखते हैं। यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फीमेल के नो स्मार्टफोन की 0.10, फीमेल के ओन्स स्मार्टफोन की 0.34, मेल के नो स्मार्टफोन की 0.14। तो ये होती है अपनी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। वहीं पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनकी रोज का टोटल, यानी कि जब आप इसको कर लो, ठीक है, फीमेल्स का टोटल कितना है 0.44, मेल्स का टोटल कितना है 0.56। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल में से, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है मेल प्लस फीमेल, उनमें से फीमेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.44। यानी कि ये कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फीमेल गिवन नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा होता है इस रो के लिए कि नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स प्लस नंबर ऑफ मेल्स, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब अगर इसको निकालना हो तो ये भी कैसे होगा, ये होगा अपने पास कि नंबर ऑफ, यहाँ पे किसको हम लोग सम कर रहे हैं, फीमेल्स के नो स्मार्टफोन के एंड मेल्स के नो स्मार्टफोन को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा
टू फोर, ये क्या है अपने पास कॉलम का समय, ये क्या है अपने पास कॉलम का समय, और ये क्या है अपने पास रोज का समय। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई फीमेल की 0.44, और ओन्स स्मार्टफोन की क्या आ गई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.24। ठीक है, अब आ जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम कंटिंजेंसी टेबल। अगर मुझे कंटिंजेंसी टेबल में से निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। मान लो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओन्स गिवन मेल गिवन फीमेल। तो देखो, जब भी आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आए वो कुछ इस तरीके से होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर बीच में डंडा, फिर बी। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, रीड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि ये जो आइटम बी है, ये जो इवेंट बी है, ये हो चुका है। इसके होने के बाद मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर देखें, हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओन्स गिवन फीमेल वाज ऑलरेडी अकर्ड, तो हम ऊपर आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओन्स गिवन की केवल फीमेल्स में हो, तो वो कैसे होगी, वो होगी इस तरीके से। आप इधर आओगे तो आप इसको देखोगे कि आपने पहले फीमेल की रोज को सेलेक्ट किया, फिर आपने ओन्स स्मार्टफोन को देखा। ठीक है, तो ये होती है अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग को ये भी तो करना होगा ना कि अगर कितनी ऐसी ओन ओन करने वाली फीमेल कितनी थी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फीमेल, हमें ये भी करना होगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ जाता है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है आगे देखने वाले थे, बट मैं ये बता देता हूँ, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से किया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओन्स इंटरसेक्शन वो फीमेल भी हो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ओन करने वाली कितनी थी, 0.34, फीमेल्स कितनी थी 0.44। तो ये अपने पास क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, द फॉर्मल डेफिनेशन अपडेट्स एस्टिमेट ऑफ ई वंस वी लर्न दैट सम इवेंट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। जब ये इवेंट एफ हो चुका है तब आप लोग फाइंड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस तरीके से हम लोग इसे रीड करते हैं। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन गर्ल गिवन। ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, एक सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि आपको 3 की कमेटी बनानी है फ्रॉम 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन गर्ल, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन गर्ल, एग्जैक्ट वन गर्ल गिवन दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका क्या होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल एंड इंटरसेक्शन एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना ही करना है। अब हम ध्यान से देखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी एटलीस्ट वन गर्ल की एंड एटलीस्ट वन बॉय की। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एटलीस्ट नहीं था, सॉरी, ये एग्जैक्टली था ना। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 3 में से एग्जैक्टली वन गर्ल है, 3 में से एग्जैक्टली वन गर्ल है, और हमसे क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन बॉय। अगर एक गर्ल है तो ऑटोमेटिकली 2 बॉय हो गए। तो क्या मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट वन गर्ल गर्ल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमसे बोला कि एग्जैक्ट वन गर्ल, अगर एक गर्ल है ऑब्वियसली उसमें एटलीस्ट वन बॉय हो गई, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब एग्जैक्ट वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे अब आपको लगाना होगा अपना, यहाँ पे आपको वेज फाइंड करने होंगे। तो कैसे करोगे, आपको 3 को फाइंड करना था एग्जैक्ट वन गर्ल, यानी आपने क्या किया, 5 में से एक गर्ल को चूज़ किया, इनटू बचे हुए जो 2 स्टूडेंट थे वो आपने चूज़ किया 7 बॉयज़ से। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने 12 में से 3 को चूज़ किया। ठीक है, 12 में से 3 को चूज़ किया, ये आ जाएगा आपके पास ऊपर वाला एग्जैक्ट वन गर्ल के लिए, एग्जैक्ट वन गर्ल के लिए। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, एटलीस्ट वन बॉय। तो एटलीस्ट वन बॉय को हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस नो बॉय, यानी कि आपने क्या किया, सारी की सारी गर्ल्स ही चूज़ करी। तो उसमें मेरे पास क्या होगा अपने पास ऑप्शन कि 1 माइनस नो बॉय का मतलब 5C3 अपॉन
12C3। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12C3 माइनस 5C3 अपॉन 12C3। ठीक है, तो अब ये आ गया अपने पास और हमें इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब ये सॉल्व करने वाला काम आप लोग कर लो। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा इससे एंड आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझसे नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी गिवन ए इंटरसेक्शन सी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें भी कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आई गेस ये पुराना वाला ही क्वेश्चन है, ये पुराना वाला ही क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो ये ओपन कैसे होगा, ये होगा ओपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे उसने यूनियन बोला है, ओके सॉरी, ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अगर हम ओपन करें फॉर्मूला को तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो ये कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मेरे पास गिवन है, ये पहले ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो पहले कराया था उसी की वैल्यूज़ हैं। 0.6 माइनस प्लस 0.4 माइनस 0.25। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.75। ठीक है, 0.75। अब आपको क्या करना है, ये आपने फाइंड कर लिया, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कितना आ गया आपके पास, 0.75। अब आपको फाइंड करना है इसको। इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0.3, 0.2 एंड ये हमें जीरो जीरो गिवन था, तो ये कितना हो गया, 0.5। तो ये कितना हुआ, 0.5 अपॉन 0.75। अब ये चीज़ आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से अलग क्वेश्चन हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो, सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल याद करने का। पहले तो आप लोग को ये पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। जो अपना कंडीशनल रूल था उसी में मैं, अगर उसमें जो नीचे वाला टर्म है उसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये अपना क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। लेकिन इसको एक नए वे में रीड करना बताता हूँ कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सबसे पहले एफ इवेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू इसके बाद वाला इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब हो चुका है तब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, इस तरीके से रीड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डन हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज अकर्ड। अगर आप इस तरीके से रीड करना सीख गए, आपके आगे जो लॉ ऑफ क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन आएगा या फिर अपना बेयर्स थ्योरम आएगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको रीड करते हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्या, 40 स्टूडेंट हैं, 23 मेल एंड 17 फीमेल, पिक टू विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज फीमेल सेकंड इज मेल। पहली फीमेल हो सेकंड क्या हो, मेल हो, पहली फीमेल हो सेकंड क्या हो, मेल हो। तो ये कैसे होगा कि आप पहले एक फीमेल चूज कर रहे हो, फीमेल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 17 फीमेल में से आपने क्या किया, एक फीमेल को चूज किया, मतलब अभी 40 में से आपके पास 17 फीमेल थी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 17/40 इंटू इंटू। अब मेरा क्या कहते हैं, अभी मैंने एक फीमेल को चूज कर लिया, अब मुझे क्या करना है, सेकंड इज मेल, आपको फाइंड करना है कि आप अब मेल को उठा रहे हो, गिवन दैट आप एक फीमेल को उठा चुके हो। तो मेल कितने हैं, 23। अगर आपने नीचे 40 कर दिया अभी तक तो आपका गलत हो जाता आंसर, क्यों, क्योंकि एक फीमेल को आपने उठा चुके हो। तो अब मेरे पास स्टूडेंट कितने बचे क्लास में, एक कम, यानी कि 39 स्टूडेंट बचे। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे होता है। अगर मान लो काफ़ी सारे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी पहले E1 हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 हैज अकर्ड, फिर इसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 इंटरसेक्शन E2 हैव अकर्ड। फिर ऐसे करते करते जो है अपना सारे इवेंट जो है वो मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आप कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है अपने पास, द फर्स्ट ड्रॉ रिजल्ट इन two gold coins and one silver coins. The first draw result in two gold coin, one silver coin. What is the probability that the result
that the draw result in exactly two silver coins and at least वन कॉइन। ओके, तो हमसे कह रहा है ये जो अपना वही गोल्ड सिल्वर कॉइन वाला जो क्वेश्चन था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें अपने पास फर्स्ट ड्रॉ में तीन कॉइन्स थे, हमने पिक किए थे। सेकंड ड्रॉ में चार कॉइन पिक किए थे शायद से, एग्जैक्टली टू सिल्वर एंड एटलीस्ट वन गोल्ड। हाँ, हमने चार कॉइन पिक किए थे और उसमें ऐसा कंडीशन था कि पहले में हम लोगों ने दो गोल्ड एंड एक सिल्वर पिक कर लिया था। ठीक है, व्हाट इज द, हाँ, द फर्स्ट ड्रॉ रिजल्ट इन इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड, और अपने पास 12 गोल्ड कॉइन्स थे, 9 सिल्वर थे, उसमें से दो गोल्ड कॉइन पिक हो गए, कितने बचे अपने पास, 10, और एक सिल्वर यूज हो गया, तो कितने बचे उसके पास, 8 सिल्वर कॉइन। तो सेट द सेकंड ड्रॉ रिजल्ट इन एग्जैक्टली टू सिल्वर कॉइन एंड एटलीस्ट वन गोल्ड कॉइन। तो यानी कि हमसे ये कह रहा है कि probability of exact two silver intersection वन गोल्ड कॉइन एटलीस्ट वन। तो ऑब्वियसली अगर दो सिल्वर एग्जैक्ट हैं तो ऑब्वियसली अपना क्या कहते हैं, एटलीस्ट एक गोल्ड कॉइन हो गई। तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली टू सिल्वर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, वो चार कॉइन पिक करेगा, वो चार कॉइन पिक करने वाला है, उसमें से दो सिल्वर हैं एंड दो क्या होंगे, फिर गोल्ड होंगे। उन दो गोल्ड को पिक करेगा 10 गोल्ड में से, 10c2 इंटू, अब ये जो दो सिल्वर है उनको पिक करेगा 8 में से, तो 8c2 क्या हो जाएगा अपने पास, सिल्वर कॉइन। अब नीचे क्या आ जाएगा, टोटल कॉइन कितने थे, 18, उसमें से कितने पिक किए, 4। ठीक है, तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 10c2 एंड 8c2, 10c2 8c2, ये वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब बेकरी सेल्स ब्रेड केक पेस्ट्री ईच डे। वो क्या कहते हैं, बेकरी ब्रेड सेल कर रही है, केक सेल कर रही है एंड पेस्ट्री को बेच रही है। ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड 40% आर ब्रेड, 35 आर इतना एंड 25 आर इतना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड हमें बता दिया 35, 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ केक हमें बता दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड इज 0.4, 0 पॉइंट, और केक की कितनी है 0.35, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपना पेस्ट्री कितनी है 0.25। ठीक है, ईच इंडिविजुअल आइटम हैज़ 6% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव। हमसे कह रहा है कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफेक्टिव होने की, 0.06, इसकी भी 0.06। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी भी 0.06। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वन आइटम इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टोटल आइटम्स, और डिफाइन इवेंट एस इवेंट है। सेलेक्टेड आइटम इज स्टेल और बर्न, स्टेल और बर्न मतलब कि डिफेक्ट है, डिफेक्टेड आइटम है एस इवेंट। सी इवेंट क्या है, द सेलेक्टेड आइटम इज केक, सेलेक्टेड आइटम इज केक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो देखो हमसे क्या बोल रहा है, पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केक इंटरसेक्शन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ केक इंटरसेक्शन एस, यानी कि आपने क्या किया, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी आपने केक चूज किया इनटू प्रोबेबिलिटी कि आपका डिफेक्ट हो गया, गिवन दैट आपने केक चूज किया, तो केक चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35 इनटू, अब डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी केक होने के साथ कितनी है 0.06। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास लगभग इतना ही आ रहा होगा, 0.021 आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट इट वाज केक। तो यहाँ के हमसे बोल रहा है कि आप बताओ कि उसने केक चूज किया था, उसने केक चूज किया था एंड केक चूज करने पे उस क्या कहते हैं, बर्नड होने पे कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.10। तो ये गलत है, क्योंकि देखो उसने हमें ऑलरेडी बता दिया कि केक चूज करने पे भी 0.06 है, बर्न पे भी 0.06 है, और क्या कहते हैं पेस्ट्री पे भी 0.06 है, तो ये अपना गलत। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केक गिवन एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने केक चूज किया था, गिवन दैट वो क्या था, बर्न था, गिवन दैट वो एक बर्न केक था। आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केक चूज करने की क्या होगी। ठीक है, तो यही होता है अपना बेयर्स थ्योरम, बेयर्स थ्योरम में वो काम आएगा, तो हम देखेंगे आगे कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड गिवन एस इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ केक गिवन एस। यानी कि आप अगर आपको मिलता है क्या कहते हैं अपना वो, आपको मिलता है अपना स्टेल एक ब्रेड स्टेल वो मिलता है प्रोडक्ट, और वो क्या हो, अपना ब्रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी गिवन दैट किसके हो,
कि केक से, कि आपने स्टेल प्रोडक्ट मिला था और वो केक हो, क्या ये ट्रू होगा? तो हाँ, ये ट्रू होगा लॉजिकली भी, कि आपकी ब्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं, और जो दोनों का स्टेल होने का आइटम, दोनों का ख़राब होने का आइटम सेम है, ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन दोनों की जो वो है, क्या कहते हैं उसे, दोनों की जो प्रोडक्शन है उसमें ब्रेड की प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ब्रेड के ख़राब होने की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला अपना हम लोग बेयस थ्योरम में देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे तो लॉजिक से समझ में आ गया। अगर दोनों के ख़राब होने के चांसेस सेम हैं तो उसमें ब्रेड के ज़्यादा होंगे ख़राब होने के चांसेस, क्योंकि ब्रेड बनती ज़्यादा है, ब्रेड बिकती ज़्यादा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? वो वाले इवेंट जिससे एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप अगर फाइंड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, वहाँ पे वो किसके बराबर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ही बराबर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आता है? वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल भी है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि द इंडिपेंडेंट ड्रॉज आर मेड फ्रॉम अ, थ्री इंडिपेंडेंट ड्रॉज आर मेड फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 में से हम लोग 3 इंडिपेंडेंट ड्रॉ उठाते हैं। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब एक उठाओगे फिर वापस से आप नई डेक से कार्ड उठा रहे हो, एंड रीशफलिंग बिटवीन ईच ड्रॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? 1/52 द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज द किंग ऑफ हार्ट। तो हाँ, ये तो सही है कि 1/52 ही होगी, क्योंकि कार्ड उठाने की जो अपनी वो है किंग ऑफ हार्ट। अब मेरे पास जो किंग है हार्ट का, वो एक ही कार्ड होता है 52 में से, तो ये सही है। 1/2 द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द फर्स्ट एंड द सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज रेड। तो ये 1/2 होगी, ये गलत होगा। रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले कार्ड को उठाने की? क्या कहते हैं, 26/52, और नेक्स्ट कार्ड उठाने की 26/52। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर 1/50 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड। हमसे बोला है कि जो हम थर्ड कार्ड उठा रहे हैं वो क्या है? एस ऑफ स्पेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1/50 हो। तो देखो यहाँ पे ना हमें इंफॉर्मेशन करेक्टली दी नहीं गई कि फर्स्ट और सेकंड में क्या उठाया था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आई होप सो ऐसा ही हो, तो ये शायद ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए होगा। फिर द इवेंट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज क्वीन एंड द सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज क्वीन आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये सही होगा। क्या अगर मैं फर्स्ट कार्ड क्वीन उठा लूँ, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा कि मैं सेकेंड कार्ड भी क्वीन उठा रहा हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट कार्ड क्वीन उठा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं सेकंड कार्ड क्वीन उठाऊं। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं सेकंड कार्ड क्वीन उठाऊं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है अपना? करेक्ट है। ठीक है, और ये देखो, ये इसलिए नहीं पड़ रहा है, ये इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी जरा ध्यान से देखो। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं हर बार कार्ड को। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर बार कार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आई गेस ओके, मैंने इस वाले का भी मैं बता देता हूँ कि ये क्यों गलत है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप एक कार्ड को उठाओगे, नई डेक चूज करोगे। आप अगर एक क्वीन को उठाते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/52, 4/52। अब आपके पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ, यानी कि एक नई डेक आ गई, फिर से 4/52। तो देखो, इसमें आप पहले के क्वीन उठाओ या सेकंड को क्वीन उठाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, और एस ऑफ स्पेड वाले में क्या था? एस ऑफ स्पेड वाले में क्या था? एस ऑफ स्पेड क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा। अब पहली पहली जो अपनी कार्ड ड्रॉ होगी उसमें भी 1/52 होगा, सेकंड कार्ड ड्रॉ में भी 1/52 होगा, थर्ड कार्ड ड्रॉ में भी 1/52 होगा। अगर रिप्लेसमेंट क्या कहते हैं अगर नहीं कर रही होती, वहां पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता। वहां पे ये वाला ऑप्शन गलत क्यों होता? अगर आप पहले एक ही सेम डेक में से उठा रहे हो 4/52, यानी कि आपने एक क्वीन उठा ली। अब एक क्वीन आप उठा चुके हो, एक क्वीन आप उठा चुके हो, तो आपके पास बची कितनी क्वीन? 3, और कार्ड्स कितने बचे? 51। यहाँ पे फर्क पड़ गया। अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन गलत होता, अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तभी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चेंजिंग इंडिपेंडेंस, मतलब अगर चेकिंग इंडिपेंडेंस, हमें चेक करना हो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो कैसे हम चेक करते हैं? इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, सो आर ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब क्या होते हैं? आपस में खुद भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ 3 और मोर इवेंट, अगर ई एफ जी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ओनली इफ ऑल 4 कंडीशन होल्ड, द पेयर वाइज प्रोडक्ट एंड द ई ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी क्या कहते हैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, ऑल 4 कंडीशन का क्या मतलब है कि ई एफ के साथ वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट, एफ जी के साथ होना चाहिए, ई जी के साथ होना चाहिए, एंड लास्टली ये तीनों भी आपस में क्या होने चाहिए? अपने इंडिपेंडेंट होने चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अ कॉलेज इज फॉर्मिंग 3 मेंबर स्टूडेंट पैनल बाय रैंडमली सेलेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट। वो 6 स्टूडेंट में से 3 को सेलेक्ट करती हैं। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 मैथ एंड 3 स्टैटिस्टिक्स। 3 मैथ और 3 स्टैट्स के स्टूडेंट हैं। एवरी पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ 3 स्टूडेंट इज इक्वली लाइकली। लेट द इवेंट बी डिफाइंड एज फॉलोड। अपने पास इवेंट डिफाइंड एज फॉलोड है। इवेंट 1 क्या है? द सेलेक्टेड पैनल इंक्लूड एटलीस्ट 1 मैथमेटिक्स स्टूडेंट। E2 इवेंट क्या है? द सेलेक्टेड पैनल इंक्लूड ओनली स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट। ओके, तो अब यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि E1 एंड E2 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 एंड E2 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे E1 इवेंट क्या है? द सेलेक्टेड पैनल इंक्लूड एटलीस्ट वन। अगर एटलीस्ट वन है यानी कि कम से कम एक हो, यानी इसमें स्टैट्स के भी स्टूडेंट आ रहे हैं। E2 इवेंट में भी क्या है? स्टैट्स के भी स्टूडेंट आ रहे हैं, केवल स्टैट्स के आ रहे हैं। तो दोनों में कॉमन मुझे क्या मिलेगा? जो स्टैट्स के स्टूडेंट होंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। क्या E1 और E2 इंडिपेंडेंट हैं? वेट एक सेकेंड। अगर हम लोग म्यूचुअली ओके, अगर हम लोग इसको वापस से देखें, अभी मैंने क्या कहते हैं जब इस इवेंट को वापस से देखा तो यहाँ पे क्या बोला है? सेलेक्टेड पैनल। E2 क्या है? सेलेक्टेड पैनल है जो कि ओनली स्टैट्स के स्टूडेंट को रख रहा है। तो अगर सारे के सारे स्टैट्स के स्टूडेंट, क्योंकि E2 में तो सारे स्टैट्स के स्टूडेंट जाएंगे फिर, तो सारे के, और मेरे पास स्टैट्स के स्टूडेंट कितने हैं? ओके, हाँ समझ गया। 3 मेरे पास स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं। 3 लोगों का ही पैनल भी बन रहा है। 3 लोगों का पैनल भी बन रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? मेरे पास जितने भी स्टैट्स के स्टूडेंट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? E2 में। स्टैट्स के जितने भी स्टूडेंट जाएंगे वो जाएंगे E2 में। अब E1 बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, लेकिन E1 के लिए बचे कितने? E1 के लिए केवल बचे 3 मैथमेटिक्स के ही स्टूडेंट बचे। सारे स्टैट्स के अगर E2 में हैं तो बचे कितने? 3 मैथ के। और वो सारे कहाँ होंगे फिर? E1 इवेंट में। तो वो क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि E1 में अब सारे मैथ हैं, E2 में अब सारे स्टैट्स हैं, तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं बचा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाए, ये मेरे पास एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो सॉरी कि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बेसिकली ये दोनों क्या हो गए? अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी कि मैं E1 इंटरसेक्शन E2 लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। वो मेरे पास क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। और अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, ये भी क्या आएगा? ज़ीरो के बराबर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि मैं तीनों स्टूडेंट्स को ले रहा हूँ मैथ के, उसकी भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। अगर मैं दो ग्रेटर देन ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्या मुझे ज़ीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये अपने पास क्या हुआ? गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, देयर इज ओनली वन फेवरेबल आउटकम फॉर द इवेंट E2। तो ये अपने पास क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग तीनों स्टूडेंट स्टैट्स के लिए ले रहे हैं, उसका एक ही आउटकम हो सकता है, इसमें अलग वे नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो कि अब आ गया है। देखो, यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा दिया होगा कि हमें एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी होगी, और उसको इस तरीके से बताना होगा, हमें गिवन होगा कि वो किस किस तरह से हो सकता है। हमें क्या करना है? हमें बताना है इसकी, इस इवेंट ई की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये हम लोग कैसे बताएंगे? इसको हम ऐसे बताते हैं, मान लो ये जो इवेंट है ये F1, F2 एंड F3 वे में हो सकता था। तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, पहले F1 इवेंट हुआ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E के होने की गिवन F1 हो गया, प्लस बाकी सारे केसेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F2 हुआ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको देख रहे होते हैं। सबसे इजी तरीका है ये अपना समझने का, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बॉक्स C कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 3 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, वाइल बॉक्स D कंटेन्स, ये अपना C बॉक्स था, ये अपना D बॉक्स था। तो D बॉक्स में क्या है? 4 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, वन बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स D एंड ट्रांसफर्ड टू बॉक्स D। हमने क्या किया है? D से उठा के C में डाला है। ठीक है, आफ्टर द ट्रांसफर वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम D। हम लोग अब D में से एक रैंडम बॉल उठाते हैं
अब हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स डी इज ब्लैक। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स डी इज ब्लैक, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे हम देखो ऐसे, इसको ऐसे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक हमें बताना है फ्रॉम डी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे देखो, केसेस क्या क्या बनेंगे। केसेस ये बन सकते हैं कि अगर जो मेरा सी से हम लोग क्या करें, हम लोग सी से क्या कर रहे हैं, वन बॉल इज रैंडमली, हाँ, अगर हम लोग सी से वाइट बॉल को सेलेक्ट करके डी में डालें, तो ये क्या बना मेरा पहला केस कि प्रोबेबिलिटी, आप ये यहाँ पे रखो कि प्रोबेबिलिटी आपने क्या किया, सी से वाइट बॉल उठाई, वाइट बॉल उठाई, ठीक है, इनटू, अब आप क्या क्या करो, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक बॉल हो गिवन दैट वो डी से हो, प्लस प्रोबेबिलिटी आपने क्या किया, सी से ब्लैक बॉल उठाई। अब आप सेम करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फ्रॉम डी। कैसे फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरे पास क्या है कि मैं सी से वाइट बॉल उठाऊं, सी से वाइट बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3, और टोटल कितनी है, 3 + 2 5, तो 3/5, 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मुझे ब्लैक बॉल मिले डी से। अब देखो एक बॉल मैंने इधर से वाइट बॉल उठा ली, डी में डाली, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 4 थी, अब हो गई 5 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। तो अब मेरे पास इसमें से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। आपने डी डी में से आपने ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास, 3/8, प्लस अगर आपने सी से ब्लैक बॉल उठाई वो कितना होगा, 2/5 इनटू आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल डी से उठाने की। तो अब इस केस में क्या होगा, 4 वाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/8, 4/8। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा ये, 9/40 प्लस 8/40 इज इक्वल्स टू 17/40। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका जो है आंसर आ गया। अब इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो इस तरीके से अगर आप केसेस बना के लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज को देखोगे, क्वेश्चंस को देखोगे, तो बहुत आराम से हो जा रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जो कि है बेयर्स रूल, जो कि काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, बट इट इज़ एन ईजी कॉन्सेप्ट। अब बेयर्स रूल में हम क्या करते हैं, उल्टी उल्टी कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि अगर मेरे पास, हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग फाइंड करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इसको फाइंड करने के अपने पास वेज कौन कौन से होते थे, F1, F2, F3, ये सारे वेज। अब हमसे ये बोल रहा है कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ F3 के होने की गिवन दैट इवेंट ई वॉज अकर्ड। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ने अभी देखा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप लोग इसमें ऐसे ही फाइंड कर रहे होगे। सेम तरीके से आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे आप इसको इंटरसेक्शन को फाइंड करोगे, इसमें आप लगाओगे मल्टीप्लिकेशन रूल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन F3 वॉज अकर्ड अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेयर्स थ्योरम वाले फॉर्मूला को देख रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 2 स्टोर्ड ए एंड बी, ठीक है, विच सेल टी शर्ट ऑन द मार्केट। द स्टोर ए हैज़ अ स्टॉक ऑफ n रेड शर्ट एंड 2 ब्लैक शर्ट। स्टॉक इसके पास क्या था, n रेड शर्ट थी एंड 2 ब्लैक टी शर्ट थी। And the store B has a stock of 2 red and n black t-shirt। ठीक है, on the one of the store is selected at random, ठीक है, and 2 t-shirts are purchased without replacement। वहाँ से मतलब यहाँ पे given event क्या हो गया कि आपने 2 टी-शर्ट खरीदनी from that store, given that both t-shirt purchase are red, दोनों रेड हैं, तो मैं इसको रेड और रेड मान लेता हूँ। The probability that they were purchased from store A is 6/7। Probability of A given उन्होंने दोनों रेड शर्ट खरीदी is 6/7। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि A में से 2 रेड शर्ट खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कि आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने दोनों रेड शर्ट खरीदी गिवन दैट कि आपने शॉप ए विजिट करी थी। तो शॉप ए विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, शॉप ए विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 2 शॉप हैं ए और बी, तो ए में भी जाने के चांस 1/2 हैं, बी में भी जाने के चांस कितने हैं, 1/2 हैं।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहते हैं, दोनों रेड शर्ट हों और ए से हों, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप पहली शर्ट वहाँ पे रेड चूज़ कर रहे हो, यहाँ पे रेड शर्ट कितनी है, एन रेड शर्ट है, और टोटल शर्ट कितनी है, एन प्लस टू इंटू सेकेंड भी आप रेड शर्ट चूज़ कर रहे हो, तो आपके पास अब रेड शर्ट कितनी बची, n-1 अपॉन नीचे कितना बचेगा, n+1। तो ये कितना हो जाएगा, n×n-1 अपॉन n+2 इंटू n+1। ये क्या हो गया मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग दो रेड शर्ट फ्रॉम शॉप ए। अब सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, इसमें मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग दो रेड शर्ट फ्रॉम बी में चूज करने की क्या होगी, आपने पहली चूज करी रेड शर्ट, यहाँ पे दो ही थी, तो 2/n+2, टोटल शर्ट तो n+2 है, इनटू अब आप क्या कर रहे हो, एक एक ही शर्ट को चूज करोगे तो हो जाएगा 1/n+1। तो ये क्या हुआ, 2/n+2 इंटू n+1 ठीक है। तो दो मेरे पास क्या कहते हैं, दोनों रेड शर्ट ए से चूज करने की ये प्रोबेबिलिटी आई, दोनों रेड शर्ट बी से चूज करने की ये प्रोबेबिलिटी आई। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए फ्रॉम दोनों, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्टोर ए गिवन दैट आपने दोनों वो चूज करी थी। तो ये कैसे होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट आपने दोनों रेड शर्ट चूज करी थी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों रेड शर्ट इंटरसेक्शन ए, दोनों रेड शर्ट इंटरसेक्शन ए अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने रेड शर्ट चूज करी थी। ये जो आपने इधर फाइंड किया कि रेड शर्ट चूज करने की ए से, रेड शर्ट चूज करने की बी से, ये क्या है, इन दोनों को अगर आप प्लस कर लो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको वहाँ पे मिल रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यानी कि आपने दोनों रेड शर्ट चूज करी, आप इन दोनों को क्या करो, प्लस कर लो, इन दोनों को आप क्या कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा मेरे पास फिर, अब जो ये वाला एलिमेंट है, तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड शर्ट इंटरसेक्शन ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए स्टोर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड शर्ट फ्रॉम ए स्टोर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने उसको रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके यहाँ पे हम लोग ना 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले स्टोर ए को चूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे स्टोर बी को भी चूज़ कर रहे हैं ना, तो 1/2 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं, तो 1/2 इंटू शायद, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, मैं सोचने लगा था कुछ, नहीं, इसकी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पे बस शॉप में जा रहे हैं, लाइक गिवन ही है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे फिर यहाँ पे क्या हो। ओके, तो ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके मैं समझ गया, हाँ, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास कितना था, अब नीचे वाले फॉर्मूला को पहले ओपन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कि आपने ए से चूज़ किया हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग क्या कहते हैं अपना आर आपने, यानी कि दोनों अपनी रेड शर्ट फ्रॉम ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग आप क्या कहते हैं बी स्टोर चूज करते हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड फ्रॉम ए स्टोर। यही मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे ये लग रहा था कि मैंने यहाँ पे वो तो देखा ही नहीं कहीं पे कि मैं ए स्टोर और बी स्टोर की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए कंफ्यूज हो गया और मैंने यहाँ पे सोचा यहाँ पे भी मैं कर सकता था, बट फिर मैंने कहा वो ये तो फॉर्मूले में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन ए, ठीक है। अब जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, वो भी है 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो क्या मैं इस टर्म को और इस टर्म को हटा सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, ये जो अपना ये है, इस ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे पूरे में, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ए भी ऊपर कितना है 1/2, ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड फ्रॉम ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड फ्रॉम ए प्लस चूजिंग रेड फ्रॉम बी, ठीक है, ये बी है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास वो कितना आ रहा था, n×n-1 अपॉन n+1 n+2 अपॉन n×n-1 अपॉन n+1
n+1 इंटू n+2 प्लस n, वो कितना आ रहा था, तो 2/n+1 इंटू n+2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या क्या गिवन है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 6/7। ये बेसिकली ग्रेडेड असाइनमेंट का क्वेश्चन है, अब मुझे याद आया, ठीक है, 6/7। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा मेरे पास, n इंटू n-1 अपॉन n इंटू n-1/+2 इज इक्वल्स टू 6/7। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, n² - 7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू n² - 1 + 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7n² - 7 इज इक्वल्स टू 6n² - 6 + 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n² - 7 + 6 - 12। एक सेकेंड, यहाँ पे n भी किसी पे आया होगा ना, n प्लस, ओ ये n² - n है ना, n² - n, n² - n, तो ये कितना हो जाएगा, 7n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, ये 7n 6n -12 इज इक्वल्स टू 0। तो n² - n - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3, हाँ, तो n² - 4n + 3n - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, n - 4 -4 प्लस 3 को आप ले लो, तो n - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, n + 3 n - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू हो सकता है -3 एंड n इज इक्वल्स टू हो सकता है 4। तो क्या बताओ, क्या मेरी शर्ट माइनस हो सकती है, नहीं, तो आंसर क्या आया, n इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्वेश्चन आपके ग्रेडेड असाइनमेंट से उठ के आया था सीधे अपने, क्या कहते हैं, PYQ में, ठीक है। तो इसी के साथ वीक 8 कंप्लीट हो चुका है एंड पूरा का पूरा जो वन शॉट था अपने क्विज 2 का, वो भी कंप्लीट हो गया। आपने इस वन शॉट में हर एक वीक के, क्या कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट था उसको देखा, फॉर्मूलाज को देखा, आपने हर एक कैसे कॉन्सेप्ट को लगाना है वो चीज़ देखा। साथ के साथ अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपने 2 पीवाईक्यू पेपर लेटेस्ट वाले, आपने 2 पीवाईक्यू लेटेस्ट वाले भी सॉल्व कर लिए। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा एंड आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्विज 2 बहुत पास में है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें एंड आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।